अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान फरहा औरंगज़ेब और आप देख रहे हैं मेट्रो वन न्यूज़ की ईद उल अज़हा की ये खुसूसी ट्रांसमिशन ईद ईसार के नाम से। हम आज ईद का दूसरा दिन सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। आपको बेहतरीन मेहमानों से हमने आपकी मुलाकात करवाई, उनकी रूटीन के बारे में आपको बताया कि वो किस तरह से अपनी ईद कुर्बान जो है या ईद उल अज़हा का जो दिन है पहला दूसरा तीसरा किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं। आज भी हमारे साथ स्टूडियो में बहुत अच्छे गेस्ट मौजूद हैं, मेहमान मौजूद हैं जिनका मैं तारुफ आप लोगों से कराना चाहूँगी। हमारे साथ सबसे पहले मौजूद हैं आमिर सिद्दीकी साहब जिनका ताल्लुक MQM से है। दूसरी जानिब हमारे साथ मौजूद हैं जावेद सिद्दीकी साहब जिनका ताल्लुक PTI से है। और हमारे साथ मौजूद हैं जिनको आप मेट्रो वन न्यूज़ की स्क्रीन पे अक्सर देखते ही रहते होंगे। और मैं अब बात कर रही हूँ शाह शिराज की, जो कि एंकर पर्सन है और काफ़ी अरसे से मीडिया की फील्ड में एज एंकर काम कर चुके हैं, अपनी खदमात अंजाम दे चुके हैं। सबसे पहले तो आप तीनों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने टाइम निकाला ईद की मसरूफ दिन में हमारे लिए। सबसे पहले मैं आमिर सिद्दीकी साहब की तरफ आना चाहूँगी। सर, ईद कुर्बान की क्या तैयारियां होती हैं, क्या मसरूफियात होती हैं, जानवर खरीदने से लेके घर की शॉपिंग से लेके सारी चीज़ों के हवाले से? जी, आपका बहुत शुक्रिया और मैं आपके चैनल की तवज्जो से सबको ईद मुबारक भी कहता हूँ। और ये वो ईद है जो मई के अंदर आई है और मई का महीना आपको पता है कि हमारे लिए कितना अब इम्पोर्टेंट हो गया है कि जो अफवाज पाकिस्तान ने इस मुल्क को इज्जत दिलवाई है। तो मैं उन शहीदों को, जवानों को भी, उनके फैमिलीज को भी ईद मुबारक कहता हूँ। ठीक है। देखिए, ईद का जो ये वाली ईद है हमें एक कुर्बानी और एक इशार सिखाती है। तो ईद बड़ा मसरूफ़ दिन होता है और घर की तो इसमें इतनी तैयारी नहीं होती, ज़्यादातर इसमें तो कुर्बानी का गोश्त है, आपको गोश्त बांटना है, लोगों में जाना है। तो आज तो मैंने जैसे कुर्बानी की तो मैंने तकरीबन अपने अजीज़ और क़रीब को गोश्त देके तो फिर मैं ईदी सेंटर चले गया था अपना सारा गोश्त लेके। और काफ़ी टाइम मैंने वहाँ पे ईदी सेंटर में गुजारा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि 10-12 साल से ईदी सेंटर और ओल्ड एज जो मेरे हल्के में भी, अब तो पहले मैं MP नहीं था, अब मेंबर सूबाई असम्बली हूँ तो मेरे हल्के में है जी। ओल्ड एज हाउस जाते हैं, वहाँ पे जो लोग होते हैं उनके साथ आप बैठे हैं, उनके साथ खाना साथ खाएं, उनके लिए लेके जाएं। तो ये देखें वो लोग हैं जिनसे कोई मिलने नहीं आता। तो कोशिश होती है कि हम हल्के में भी लोगों से मुलाकातें करते हैं। तो मगर इन इंस्टीट्यूशन में मैं 10-12 साल से जा रहा हूँ, वहाँ जाने के बाद एहसास होता है कि आज हम क्या उन लोगों के लिए कर सकते हैं। हम पार्लियामेंट में आए कि उन बच्चों के लिए जो ईदी सेंटर्स में हैं उनके लिए हम क्या कर सकते कानून साजी कर सकते हैं, उनका कैसे उनको अपने मुल्क की इकॉनमी का हिस्सा बनाए। तो उसके लिए आज बड़ा काफ़ी टाइम गुजारा, उनके साथ खेले, उनके लिए खाना मैं लेके गया था घर से बनवा के काफ़ी चीज़ें, तो वहाँ पर टाइम। अच्छा जी नाज़रीन, दूसरी जानिब हमारे साथ जावेद सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। थैंक यू सो मच सर, टाइम निकाला आपने ईद के इस मसरूफ़ दिन पर। मैं आपसे भी वही सवाल करना चाहूँगी, क्या मसरूफियात रहती हैं ईद के दिन, क्या तैयारियाँ होती हैं कुर्बानी के बाद, कुर्बानी से पहले, या जो भी तैयारियाँ आप कर रहे होते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो आप सबको और देखने वालों को ईद मुबारक, खैर मुबारक। और ईद के दिन जाहिर सी बात है सबसे पहले तो उठ के ईद उल अज़हा की नमाज़ पढ़ी जाती है। और उसके बाद आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो VIP पर्सन उस वक्त होते हैं वो होते हैं कसाई जी, क्योंकि उनको पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है उस वक्त। और उसके बाद जब कुर्बानी हो जाती है तो मैं अक्सर प्रोग्रामों में कहता हूँ कि मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरी वालदा जो थी वो भी खाना वगैरह, कुकिंग वगैरह में बड़ी एक्सपर्ट थी। और अब जो हमारी खातून अव्वल हैं वो भी इन चीज़ों में बड़ी एक्सपर्ट है। मतलब ये है कि कोई भी मेहमान आ जाए या कोई त्यौहार आ जाए तो वो बड़े शौक से और बड़े दिल से खाने बनाती हैं। और जो मेहमान आते हैं वो फिर उनसे रेसिपी पूछते हैं कि भाई किस तरह बनाया, क्या किया। जाहिर सी बात है अच्छी चीज़ के लिए तो सभी करते हैं। तो इस हिसाब से मैं खुशकिस्मत हूँ। और फिर उसके बाद वही मिलना मिलाना, क्योंकि आपने देखा क्योंकि अब मसरूफ जिंदगी में आम दिनों में तो मुलाकातें बहुत कम होती हैं। तो ये त्यौहार हो गए, ये कोई गमी खुशी हो गई, ये ऐसे मौके होते हैं कि जिसमें खानदान चाहे दूर का अजीज और क़रीब हो, चाहे करीब के हों, चाहे दोस्त अहबाब हों, उनसे मुलाकात हो जाती है। अच्छा। तो इस तरह ईद का दिन के 3 दिन जो है वो पता नहीं चलते। सही। और हमारे साथ शाह शिराज भी मौजूद हैं, उनसे भी पूछेंगे। शाह, किस तरह से आप जो है वो ईद का दिन सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, क्या मसरूफियात रहती हैं ऑफिस के अलावा? जी, कल पहला दिन तो मेरा बिल्कुल आपके साथ गुजरा और माशाल्लाह से आप बहुत अच्छे एंकर की फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। थैंक यू सो मच।
आज का दिन सुबह कुर्बानी के फैज़ अंजाम दिए, उसके बाद नींद पूरी की, इसलिए कल मेट्रो आए, कुर्बानी की, नमाज पढ़ी, नींद तो बिल्कुल पूरी नहीं। आज नींद पूरी की और इसके बाद हमारा दूसरा प्लान अब यही है ससुराल जाने का। अच्छा जी, एंगेजमेंट हुई भी है तो ईदी लेके जाना है, ईदी लेके जाना है। इसके बाद यहाँ से सिर्फ आपकी दावत पे हम यहाँ पे तशरीफ लाए, इसके बाद यहीं से बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। डबल ईद हुई ना, इनकी डबल हो गई ना, डबल ईद हो गई। अभी वो ससुराल वाला एक्सपीरियंस अभी और बाकी है, बाकी है, और बाकी तो शुरू है। असल प्रेशर तो बाद में आएगा, अभी तो अच्छा जो एक शेर है जो सीनियर है कुछ सालों के वो जो एक शेर है, इब्तिदाई इश्क होता है कि आगे आगे देखिए, कुछ सालों के नहीं होता ना कि बस ये शुरू में 1-2 साल जाते हैं बस, उसके बाद हम चाहेंगे कि थोड़ा शरारत जो है लैला ना मजनू वाली कहानी है तो हम सुनते थे पुराने जी के, और हीर रांझा, सस्सी पन्नो वगैरह ये सब, और लेकिन ये कि आपके जदीद दौर हो गया तो अब उसी हिसाब से सिलसिला चलता है। सिलसिले चलते बिल्कुल सही है, बिल्कुल। सीनियर्स हैं आपके जो इस मामले में, जरा उनसे भी थोड़ी सी हाँ, हम ले लेते हैं बस कि आमिर भाई सर, अच्छे से किस गाइड कर तरह से सकते जो है हैं। वो ससुराल को खुशहाल लाइफ कैसे गुजारी जाती है? कैसे? देखिए अब तो क्या बिजनेस और उसके बाद इतना टाइम नहीं मिल मिलता, पाता, हाँ। क्योंकि मेरी मदर हैदराबाद में है जी, तो लाजमी अब पॉलिटिक्स में आने के बाद 2 दिन तो मुझे यहाँ ईद के गुजारने होते हैं कराची में। बिल्कुल। तो वरना मैं कभी भी जब भी ईद अम्मी के पास ही हैदराबाद करता था, वालिदा ससुराल कराची में ही, तो जाते मगर बड़े मुश्किल से टाइम निकालना पड़ता है, क्योंकि वो अब मेरी शादी को तकरीबन 20 साल हो चुके हैं, ठीक, तो टाइम निकालना बड़ा, टाइम निकालना बड़ा और शुरू में तो पहले दिन ही चले जाते थे, जब जितना टाइम जाता है तो फिर कहते हैं कि बच्चे चले जाते हैं, मैं उनको खाना, अगर बच्चे सुबह से चले जाते हैं नानी के घर तो हम शाम में लेने चले जाते हैं, मगर टाइम निकालना, क्योंकि आपके साथ जितना आप आगे जाते हैं एक उम्र के उस हिस्से में, तो आपको उन लोगों के लिए टाइम निकालना होता है जिनके लिए कोई टाइम नहीं निकाल सकता। लेकिन अपनी फैमिली के लिए तो आप जब चाहें किसी भी दिन मिल सकते हैं, मगर मेरी कोशिश ये होती है, देखिए ये वो दिन है कि यही दिन होते हैं कि वहाँ हम जा सकते हैं। आम दिनों के लिए अब जैसे मैंने अगर ओल्ड एज हाउस है या उन बच्चों के पास जो हमारे इंस्टीट्यूशन है, आम दिनों में जाना तो बड़ा मुश्किल होता है, इन दिनों के अंदर वो भी सोचते हैं कि हमसे कोई मिलने आएगा। एग्जैक्टली। तो बड़ी कोशिश ये होती है कि मैं उन लोगों के पास जाए जहाँ पे कोई नहीं जा सकता। बल्कि में हमारे जो शोधा हैं, अब जैसे काफ़ी रोड एक्सीडेंट के अंदर मेरे हल्के में कोई 20 लोग 3 महीने के अंदर, और कुछ से मोबाइल छीनते हुए उनको मार दिया गया, तो उनके घरों में हम जाते हैं सही कि उनके साथ मिले, उनको गले लगाएं, उनके दुख में शरीक तो होने बड़ा टाइम पता नहीं चलता कि दिन इतने छोटे होते हैं। गोश्त बांटना, फिर आपको किसी के घर कुछ खाना भी है, कहीं मिलने जाएंगे टाइम लगेगा, कुछ घर पे बड़ी दावत होती है। अब बहनें आती हैं तो सेकंड डे आज तो मेरे घर पे रात में सब बहनों की, और फैमिली में सबसे बड़ा मैं हूँ वालिद की डेथ के बाद, तो उनके लिए सबके लिए बड़ा प्रोग्राम होता है। बड़ा भाई वो ये कि वालिद तो की उनके जगह होता है, लिए तो हर सेकंड डे हम रखते हैं कि फर्स्ट डे तो बड़ा मसरूफ होता है, तो टाइम का बिल्कुल भी नहीं पता चलता। अंदाजा। जावेद साहब से भी यही सवाल करना चाहूंगी सर, ससुराल के हिसाब से क्या मसरूफियात होती हैं? पहले दिन जाते हैं, सेकंड डे जाते हैं, अब तो आप माशाल्लाह शिराज को थोड़ा सा अगर अपना एक्सपीरियंस से कुछ सिखाना चाहें। जाहिर सी नई जनरेशन को हम ही सिखाएंगे, या आमिर भाई हमारे हैं जैसे, इनकी भी माशाल्लाह काफी तजर्बा हो गया, 20 साल, और मुझे तो खैर 25-30 साल हो गए। तो देखिए सबसे पहले भी जैसे आमिर भाई ने कहा कि ओल्ड एज हाउस जाना, तो सबसे अफसोसनाक बात तो यही, क्योंकि हमारे कल्चर में ये चीज़ें नहीं थी पहले। हमारे कल्चर में जो जॉइंट फैमिली थी, सब साथ रहते थे, ऊपर नीचे रहते थे, लेकिन अब क्योंकि हालात और कुछ मामलात, अच्छा फिर हम बहुत सारी चीज़ें अपने अच्छे कल्चर की छोड़ के दूसरे कल्चर की अपनाते हैं, जो दूसरे कल्चर वाले छोड़ रहे होते हैं। मतलब अगर आप देखें अभी या चाइना या कहीं का करें, तो दूसरी जंग अजीम के बाद जो उनका एक फैमिली सिस्टम था, क्योंकि मेरा जापान में भी कुछ टाइम गुजरा, तो वो कह रहे थे कि दूसरी जंग अजीम से पहले हमारा भी कल्चर फैमिली सिस्टम था। आप अगर पुराने ड्रामे देखें या पुरानी फिल्में देखें इंग्लिश, तो वो उधर भी यही कल्चर था। लेकिन जंग अजीम के बाद उनका कल्चर डैमेज हो गया और हमारा कल्चर बहुत मजबूत था उस वक्त। लेकिन हम देख रहे हैं कि हम अब उनसे मुतासिर हो रहे हैं और वो हमसे मुतासिर हो रहे हैं। तो ये अफसोस की बात है, अगर ये ना हो तो हमें जरूरत ही नहीं है कि हम ओल्ड एज जाएं। जाहिर सी बात है, जब उम्र रसीदा लोग होते हैं उन्हें सबसे ज्यादा आपने देखा कि वो बच्चों के साथ कहते हैं ना, बूढ़ा और बच्चा एक ही होता है। मतलब घर में जो पोते पोतियां नवासे नवासियां, वो उनके साथ बच्चा बन के अपना टाइम गुजारते हैं, और बहुत अच्छा, और उससे उनकी एज पे भी काफी फर्क पड़ता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब आप खुश रहते हैं, फ्रेश माइंड में रहते हैं, तो आपकी एज जो होती है वो भी बढ़ जाती है। तो सबसे पहले तो ये कि अल्लाह करे कि आने वाले वक्तों में हमारा कल्चर फिर दोबारा से वही हो जाए, और हम ईद और बकरा ईद या जो भी त्यौहार हो वो आपस में मिल के एक साथ गुजारें, बजाय कहीं जाने के। और मेरा ये कि जाहिर सी बात है, पहले तो पहला दिन तो घर में गुजरता है, फिर दूसरे दिन जाहिर साली हो गए, और हमारे जो ससुराली जो दूसरे हैं
तो वहाँ पे जाना होता है, फिर हमारे अपने जो भाई बहन है और जो हमारे रिलेटिव है, तो इस तरह 3 दिन का पता ही नहीं चलता कि कहाँ कब शुरू हुए और कब खत्म हो। अच्छा, ये ईद के 3 दिन होते हैं जिसमें वो हम अपने करीबी रिश्तेदारों से, अजीजों से या महल्ले पड़ोस में जाना आना होता है, क्योंकि बाकी दिनों में तो बहुत ज्यादा मसरूफियात होती हैं। तो ये 3 दिन जिंदगी का वो एहसास जो है वो दोबारा से हमें दिलाता है ये त्यौहार। तो क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, ये आजकल ये चीज़, जैसे जावेद साहब ने कहा, ये चीज़ आजकल ज़्यादा हो गई, क्योंकि हम एक सोच, हमारी माइंडसेट बदल चुका है और वो माइंडसेट गलत बदला। देखिए, हम बचपन में होते थे कि हमें 5 रुपए भी अगर ईदी मिलती थी, 10 रुपए, तो वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी अमाउंट होती थी, 5 और 10 रुपए। आज देखिए, हमने अपना कल्चर छोड़ दिया। पहले हमारे सारे रिश्तेदार खाने बनाते थे और एक जगह पे भी जमा होते थे कि जावेद साहब कुछ खाना ला रहे हैं, जैसे मिसाल दे रहा हूँ कि कोई अपनी डिश बना के ला रहा है और सब उसकी दाद लेते थे। बल्कि मैं आमिर भाई की बात में थोड़ा सा वो ऐड करूंगा कि पहले बहुत सारे जैसे रिश्तेदार एक ही गलियों में रहते थे, एक ही गली में पता चला कई रिश्तेदार रह रहे हैं, एक ही इलाके में कई रिश्तेदार रह रहे हैं। कोई अपनी डिश लेके आता था तो दाद लेते थे कि यार मैंने देखिए नारी बनाई है, कोई कहता था मैंने कोरमा बनाया, मैंने सीख बोटी बनाई। अब मसला हो गया, आज हमारी सोच ये आ गई कि अगर इनके पास लेक्सस गाड़ी है तो मैं इससे बड़ी गाड़ी लूंगा, सही, इनके पास बड़ा बंगला है, तो हमारा माइंडसेट चेंज हो गया और हमने अपने रिश्तेदारों को और हमने अपनी रस्म और रिवाज को छोड़ दिया। और वो कौमें कभी तरक्की नहीं करती कि जो अपनी तहजीब को और सकाफत को छोड़ देती हैं। तो हम आगे नहीं जा रहे, हम रिवर्स गियर पे हैं कि जब तक हम अपनी तहजीब और अपने कल्चर को नहीं अपनाएंगे और उसको आगे नहीं लेके चलेंगे, उसी में बरकत है। देखिए, पहले 5 रुपए के अंदर और 10 रुपए में वो भी हमारे पास बहुत ज्यादा होते थे, तो वो भी हम कहते थे कैसे खर्च करेंगे। तो हम तो यही कहते हैं कि देखिए, अपने बच्चों को भी सिखाते हैं कि मिलनसारी लेके आए, कि आप हर चीज के अंदर आपके साथ अपनी मिलनसारी, अपने कजन्स के साथ, अपने रिश्तेदार, जिंदगी यही है बिल्कुल। और जिंदगी एक दफा मिलती है कि अपने रिश्तेदारों में साथ बैठे, उनको साथ लेके चलें, अपने मोहल्ले पड़ोस वालों को सबको साथ लेके चलें। आजकल तो इतनी नफसा नफसी हो गई कि पड़ोस में भी कोई रह रहा होता है, हम उसके घर पे उसका पता नहीं होता। एग्जैक्टली। तो वो चीजें जो है ना वापस लौट के लानी होगी। बिल्कुल ऐसा। शिराज, क्या कहेंगे? सर बिल्कुल, जैसे आमिर भाई ने बात की मैम कि आमिर, हमारे माशरे में काफ़ी ज़्यादा लैक ऑफ टॉलरेंस हो गई। एक दौर था ईद के रोज़ सब दादी के घर पे जमा हो रहा है, नानी के घर पे जमा हो रहा है, मगर वैसा बिल्कुल भी नहीं होता। सबकी फैमिलीज बड़ी हो गई, सब अपनी लाइफ में मसरूफ हो गए। और कंपटीशन की जहाँ तक आमिर साहब ने बात करी, बिल्कुल माशरे में काफ़ी ज़्यादा हमारे रुझान ये बढ़ता जा रहा है कि जो हमारे आपसी लोग हैं वही आपसे मुकाबला करने की कोशिश करते हैं, मगर पहले ऐसा नहीं होता था। अब ये हमें अपनी तालीमी तरबियत बहुत ज़्यादा पीछे जा रहे हैं, हमें ज़रूरत है अपने माशरे में बेहतरी लाने के लिए, ताकि जो कंपटीशन का म्यार है आपस में इसको हम खत्म कर सकें। और जैसे ईद के दिनों में सब एक साथ मिलजुल के बैठते थे, खुशियाँ बांटते थे, ये वाली तहजीब हमारी दोबारा हम लेकर आए। हम इस पे काम करना चाहिए, मीडिया का भी ये रोल होना चाहिए कि तमाम लोगों को बिठाएं, अच्छी अच्छी बातें करें, ताकि हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं एक अच्छा एनवायरनमेंट देने के लिए। हम लोग पूरे नेशन हम लोगों को देख रही है, तो हम लोगों को चाहिए अपने प्रोग्राम से हट के कुछ सेल्फ अवेयरनेस पे काम करें लोगों की, ताकि हम बेहतरी की तरफ मामला ले जा सकें। ठीक है जावेद साहब, यही बात मैं आपसे भी करना चाहूँगी कि कुर्बानी का जो जज्बा है वो इतना अजीम है, या इस कुर्बानी के पीछे जो सबक हमें मिला है, लोगों ने अब उस कुर्बानी के सबक को या उस जज्बे को जो है वो बिल्कुल पीछे डाल दिया है और एक कुर्बानी सिर्फ एक शो ऑफ की तरह या यूँ कहें कि एक नुमाइश की तरह रह गई। ये क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, जितने भी हमारे त्यौहार हैं, चाहे वो बकरीद का त्यौहार हो, चाहे वो ईद का त्यौहार हो, चाहे वो रमजान का, इन सब में कोई ना कोई मैसेज है। बिल्कुल। अब रमजान में जाहिर सी बात है, रोजे की हालत में जब हम सुबह से लेकर शाम तक कुछ नहीं खाते पीते, तो हमें एहसास होता है कि जो बेचारे जिनके पास नहीं है और जो इस तरह टाइम गुजारते हैं उनकी क्या हालत होती है। अच्छा, फिर उसके सिले में हमें ईद दी जाती है अगर रमजान जब खत्म होते हैं। तो इसी तरह जब ये कुर्बानी का जो ईद उल अज़हा का मौका आता है, तो इसमें कि अल्लाह ताला की जो अहकामात हैं उस पर आपने ये नहीं सोचना कि उस पर कोई रीज़न या कुछ नहीं। जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में हुक्म हुआ था, तो उन्होंने अपनी औलाद तक को कुर्बान करने से दरग नहीं किया। और वो औलाद भी ऐसी थी कि वो भी पैगंबर थे, वो भी पैगंबर थे। जाहिर सी बात है, 1,24,000 पैगंबर जो हमारे आए हैं, उन्होंने हमें यही सब दर्ज दिए हैं। तो अगर हम उनको अपनी रूटीन का हिस्सा बना लें, क्योंकि जाहिर सी बात है हम किताबों में, अपने स्कूल में और कॉलेजेस में किताबों में खुलफाए राशिदीन का पढ़ते थे और वो बहुत सारी चीज़ें कि वो किस तरह लोगों का ख्याल करते थे, किस तरह इलाकों में गश्त करते थे। जैसे अभी भी हम आप देखें बैतुल माल बना हुआ है और हमारे टैक्सेस जाते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन आप देखें कि गुर्बत कम होने के बजाय गुर्बत बढ़ती चली जा रही है पाकिस्तान में। उसकी वजह बेसिक वजह एक ही है कि यहाँ पे जो कल्चर, जो सिस्टम इस वक्त अपने उरूज पे, वो है करप्शन का।
तो अगर हम अवामी नुमाइंदों को मौका दें और उनको जाहिर सी बात है, जब आप किसी को वोट देती हैं, अगर वो आपके लिए अच्छा होता है तो उसको वोट देती है, वरना नहीं देती। तो अगर ये कल्चर डेवलप हो तो इंशाअल्लाह ताला ये सारे जो मसले हैं वो आस्ता आस्ता खुद ही हल हो जाएंगे, क्योंकि बंद कमरों के जो फैसले होते हैं वो अवाम के लिए अजियत होते हैं, बिल्कुल। और जो अवाम के फैसले होते हैं वो अवाम के लिए, आप देखें दुनिया भर में जमहूरियत है और यही सब चीजें हो रही है। और वहाँ का निज़ाम देखें, अभी आप देख लें हमारे जो पड़ोसी मुल्क है, इंडिया है, बांग्लादेश है, चाइना है, कि वहाँ पे वो मसले नहीं है। हम लोग दर्जनों प्रोग्राम जो सिर्फ इसी चीज पे डिस्कस करते हैं, अपने कल्चर के ऊपर, अपनी रिवायात के ऊपर, जो अब तकरीबन खत्म हो गई आमिर भाई। जो पहले हुआ करती थी कि हमारे अंदर मतलब सब्र भी था, बर्दाश्त भी था। अब आप देखें रोड पे अगर जरा सा कोई किसी से टकरा जाए तो वहीं पे शुरू हो जाते हैं। तो इसकी मेन वजह यही है कि हमारे जो इदारे हैं वो कमजोर हो गए, तो लोग अब रोडों पे ही अपने फैसले करने की कोशिश करते हैं, तो जो बहुत गलत है, क्योंकि जाहिर सी बात है इदारे तो इसीलिए बनते हैं। तो अगर ये सिस्टम आ जाए तो हमारा वो जो पुराना कल्चर जो आस्ता आस्ता यहाँ से खत्म हो गया वो दोबारा आ जाएगा। फिर ये कि जो महंगाई आप इस वक्त देख रहे हैं, महंगाई कम हो जाएगी तो जाहिर सी बात है भाई भाई का ख्याल करेगा। अब जब उसका अपना सिस्टम कमजोर होगा, वो अपना घर नहीं चला पा रहा, तो अपने भाई बहन को कैसे मदद कर सकता है। तो अगर ये चीजें हमारे माशरे में आ जाए, इस ईद के मौके पे ये पैगाम हमें दे कि हम एक तो अवामी नुमाइंदों को लेके आएंगे और अपने कल्चर को वापस उसी सिस्टम में लेके जाएंगे जिसमें हमने, खैर अभी जैसे हमारे भाई हैं ये तो अभी क्यों नए हैं, लेकिन हमने वो दोनों दौर देखे हैं, मतलब पाकिस्तान के एक अच्छा और रोशन दौर भी देखे और आज भी हम देख रहे हैं। तो दुआ यही है कि आने वाला वक्त जो है वो वही हो कि जिसमें मोहब्बतें हो, चाहतें हो, कुर्बतें हो, और ये जो कौमियतें और जो लिसानियत और मजहबी तफरीके हों ये खत्म हो। फिर लोग एक दूसरे, एक ही मोहल्ले में हर किस्म के लोग रहते थे और सब ऐसे, मतलब मोहल्ले में ऐसे रहते थे जैसे घर के फर्द हों। बिल्कुल ऐसे ही। आमिर भाई को पता है, लियाकताबाद ले लें, नाज़ाबाद ले लें, ये जो पुराने इलाके हैं वहां पे ऐसा लगता है कि ये सब रिश्तेदार हैं। बिल्कुल। तो इस तरह का अगर कल्चर आ जाएगा तो इंशाअल्लाह ताला हमारे जो ओल्ड एज है, होम वगैरह टाइप के जो बन गए हैं, ये सब खत्म हो जाएंगे और हम फिर उसी तरह मिलजुल के रहने लगे जैसे आज से 25-30 साल पहले रहते थे। जी नाज़रीन, इस खुसूसी ट्रांसमिशन में बातचीत का सिलसिला जारी है। मेहमानों से उनकी मसरूफियात या उनके जो जिस तरह से वो ईद के दिन सेलिब्रेट करते हैं उसके हवाले से हम बात कर रहे हैं मेट्रो वन की इस खुसूसी ट्रांसमिशन में। लेकिन अभी यहाँ वक्त हो गया एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद इंशाल्लाह बातचीत के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाजरीन, मेट्रो वन न्यूज की इस खुसूसी ट्रांसमिशन में, ईद कुर्बान की इस खुसूसी ट्रांसमिशन में हमें एक और मेहमान ने ज्वाइन किया है। उनका नाम है उज़मा कामरान और जिनका ताल्लुक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। मैं उनका तारुफ करा चुकी हूँ। थैंक यू मैम, आपने टाइम निकाला ईद की इस मसरूफ दिन में। और हम यही बातचीत कर रहे थे कि ईद के जो दिन होते हैं, ज़ाहिर आप एक लेडी हैं और घर की जिम्मेदारियां होती हैं हम पे भी, तो किस तरह से मैनेज करती हैं? ज़ाहिर आप एक सियासी पार्टी से आपका ताल्लुक है तो मसरूफियात ज्यादा ही होती होंगी। बिल्कुल ऐसा होता है, मगर देखिए टाइम मैनेज करना पड़ता है और रूल जो है ना वो बनाने पड़ते हैं। अगर आप उन रूल्स पे चलेंगे, फॉलो करेंगे तो टाइम मैनेज करना मुश्किल बात नहीं है। पर कभी कभी हो जाता है जो हेक्टिक डे होता है, फुल डे के बैक टू बैक अगर मीटिंग्स वगैरह हैं तो उस दिन थोड़ा पैनिक हो जाते हैं, अदरवाइज वैसे मैनेज कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, और जो ईद के जो दिन होते हैं जिनमें अगर कोई पार्टी की तरफ से कोई स्पेशल टास्क मिल जाए आपको कि किसी हलके में आपने जाना है, किसी से मुलाकात करनी, तो क्या वो फिर वो जो घर की जो सारी चीजें होती हैं उनको एक साइड पे रख देती हैं और अपने टास्क में लग जाती हैं या फिर थोड़ा टाइम लेती हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए टास्क वगैरह कोई मिलता है तो वो 2-3 दिन पहले आपको टास्क दिया जाता है, तो वो जो घर की जो एक्टिविटीज होती है वो पहले ही मैनेज कर लेते हैं ताकि वो लिमिटेड टाइम में कंप्लीट हो जाए। जब वो कंप्लीट हो जाती है तो फिर जाहिर सी बात है बाहर के लिए भी टाइम निकल जाता है। ऐसा ही। अच्छा जी, और ईद की जो कुर्बानी के जो तीनों दिन होते हैं तो किस तरह से मसरूफियात होती हैं? क्या सुबह से क्या रूटीन होती है शॉपिंग से लेके? ज़ाहिर है ईद का जानवर तो फिर घर के मर्द हजरात ही लेकर आते हैं, आपकी क्या रूटीन होती है उस दिन? ईद में तो रूटीन यही होती है ना, सुबह उठें, बस मर्द हजरात जो है नमाज पढ़ के आए, फिर वो कुर्बानी का सिलसिला शुरू हो जाता है। कुर्बानी होने तक तो हम थोड़े फ्री होते हैं, कुर्बानी होने के बाद जो है ना फिर पता है आपको औरतों का काम यही है कि वो समेटना सारा, वो कलेजी बनाना, खाने का इंतजाम करना, दोपहर में क्या खाना होगा, नाश्ता वगैरह, तो वो पूरा दिन समझे मसरूफियात में निकलता है। फर्स्ट डे तो बकरीद का वो पूरा दिन मसरूफियात में निकलता है। दूसरे दिन होता है कि आप कहीं जा रहे हैं या कोई आपके घर गेस्ट आ रहा है
तो फिर चलता है, पूरा हफ्ता ही चलता है रूटीन। सही, तो वो तीनों दिन वही रूटीन आपकी रिपीट हो रही होती है कि तीनों दिन मेहमानों repeat ने होती आना है। जाना है और खाने जो बना रहे होते हैं। तीसरा दिन होता है, मगर वो तो बस अम्मी तीसरा जाना है, वो कहीं नहीं जाना। अच्छा, हम ससुराल जाने की हम बात कर रहे थे, तो आप भी ससुराल जाती हैं? मैके जाती हैं, ससुराल जाती हैं? मेरा ससुराल जो है वो गांव में है, ठीक, तो बहुत कम होता है मेरा ससुराल जाना, ठीक। क्योंकि यहाँ चीजें मैनेज करनी होती हैं और जिम्मेदारी है। तो कभी सालों में अगर मैं ससुराल चली जाऊँ तो चली जाऊँ, अदरवाइज यही मैं का यही ससुराल समझ कुछ लें। यही है। Yes। सही। तो ससुराल वाले नाराज नहीं होते क्या? नहीं, ससुराल वाले फिर कोशिश ये होती है कि वो यहाँ आ जाएं, हाँ। हम उनको मेहमान बना लें, अच्छा। ना कि हम उन पे ज़हमत करें कि मेहमान। क्योंकि सास नंद देवर जी। ये तो खैर चाहे पाकिस्तान रिवायती हो, ससुराल नहीं, जो चाहे होता है। पाकिस्तान हो हाँ। या दुनिया के कोई भी मुल्क हो, वहाँ पे ये चीजें चेक की जाती हैं कि ये क्या कर रही हैं, ये बिल्कुल। आ रही हैं। जब देखा जाए यूरोप में एक नेचर, जो भी खातून है, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे वो जापानी हो, चाहे वो अमेरिकन हो, ये चीजें तो नोट की जाती है कि भाई ये क्या कर रही है और क्या क्यों आ नहीं रही। मर्द नहीं करते, वो तो अपनी मसरूफियात में होते हैं। नहीं, यहाँ पर उल्टा हिसाब है। मैंने आपसे ये सवाल किया कि वो नाराज नहीं होते? नहीं, नाराज नहीं होते। यहाँ पर थोड़ा यह है कि बड़ी बहू हूँ, तो ऑर्डर मेरा ही चलता है, ऑर्डर मेरा ही चलता चल है। जाता है। ठीक, अच्छा जी, आमिर साहब की तरफ आना चाहूंगी। सर, एक तो आजकल जो महंगाई का जो दौर है, जैसे हम अभी बात कर रहे थे ओल्ड एज के हवाले से या उनके रहन सहन के हवाले से, तो जो महंगाई से जिस तरह से आवाम मुतासर हो रही है, या अगर हम बात करें इस ईद पर जो जानवरों के रेट हैं या अशिया खुर्दनोश की जो कीमतें हैं, जो और साथ ही साथ पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, तो आवाम के ऊपर एक्स्ट्रा बोझ आ गया है। आप ज़ाहिर पार्लियामेंट में हैं, आप आवाम की आवाज़ हैं और लोगों की आवाज़ बाकायदा आला ऐवानों तक बिल्कुल पार्लियामेंट के साथ हुकूमत बिल्कुल। अच्छा, मैं ना वैसे तो ईद का मौका है, सियासी बात नहीं कर रहा, मगर मैं आपसे 2 मिनट लूंगा। देखिए, 2 चीजें हैं जी अब आप मीडिया पर्सन भी हैं, अपने भाई के प्रोग्राम में हम आते रहते हैं। जी। देखिए, 2 चीजें उसको करीब से देखने की जरूरत है। चाहे कोई भी हो, आपके पास एक तो तस्वीर का सामने रुख होता है और एक तस्वीर के बिहाइंड द सीन होता है। 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम सब कहते हैं कि महंगाई है कहाँ। मैं चंद मिसालें आपको देता हूँ कि देखिए, एक चीज है कि मैं जब स्कूल में पढ़ता था, गवर्नमेंट के स्कूल थे, तो उस टाइम पेरेंट्स कमेटियाँ होती थी, तो हम गवर्नमेंट स्कूलों को जाके देखते थे कि वहाँ टीचर्स आ रहे हैं, कैसा पढ़ा रहे हैं। तो उन स्कूलों में जाते हुए हमें डर लगता था कि टीचर हमें डांटेंगे, छुट्टी कर लेंगे, तो हमें आगे इतना खौफ और डर होता था। आज मैं जो आपसे हम बात कर रहे थे कि हमने रवादारी छोड़ दी है, हम एक दूसरे हमारे अंदर आदम बर्दाश्त आ गई है। आज देखें, जो आपके सब्जी है, क्या उसके रेट बढ़े हुए हैं? मैं आपसे 4-5 चीजें आपके गिनाऊंगा, क्यों हम अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ा रहे। उसका मुझे कोई रीजन दे दे। जब गवर्नमेंट कॉपी किताबें दे रही, हमारे सिंध गवर्नमेंट से लाख इख्तलाफात हो, मगर मैं कहता हूँ जब गवर्नमेंट के स्कूल मौजूद हैं, क्या हर बंदा कहता है कि तालीम नहीं है? उन्होंने सिंध गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे टीचर्स आए कि IBA से भी आए, तो क्या मैंने अपने बच्चे को टीचर स्कूल में दाखिल किया है तो मैं जब क्लेम करूँगी मेरा बच्चा फेल हो गया, नहीं पढ़ पा रहा? आप ना गवर्नमेंट स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ाते? आप सरकारी अस्पतालों में दवाइयाँ क्यों नहीं लेते? हम कहते हैं दवाई नहीं, आप गए लेने। आप सब्जियों के आज रेट देखें, मसालों के रेट देखें, चीज़ों के रेट देखें। देखिए, जब आप जाएंगे कि मैं जाके जेटन पे खाना खाऊं, वहाँ 16,000 का बिल भरूं, या मैं KFC मंगाऊं, जब आप उस तरफ दूसरी जिंदगी की तरफ जाते हैं तो फिर तो आपको लगता है कि महंगाई है। अब आप देखें, 1500 रुपये का भी शलवार कमीज सूट सिलवा के पहन सकते हैं आप, 800 रुपये भी सिलाई दे सकते हैं और 5,000 भी आप चेहरी पे चलवाएं तो 5,000 की सिलाई। तो ये वाहिद हमारा मुल्क है, ये वतन अजीज के अंदर हम अपने मुल्क को कहते हैं हम बुरे हो सकते हैं। मुल्क सबसे अजीज है और इस मुल्क में मैं कहता हूँ जितनी पाकिस्तान के अंदर सस्ते चीज़ें सस्ती हैं आज भी, पूरी दुनिया का कोई एक मुल्क बता दें, आप अपनी करेंसी से भी उसका मैकेनिज्म निकाल लें और आप जो फैसला करें, मैं सीट से भी रिजाइन कर लूँगा कि इस टाइम जो इस मुश्किल हालात में भी गवर्नमेंट ने, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने और जो स्टेक होल्डर्स ने फैसले किए, उसके बाद मैं नहीं समझता। अब महंगाई तो देखिए आपके अपने हाथ में है ना, अब आपकी लाइफ स्टाइल क्या है। कि मैं कहता हूँ क्यों भाई स्कूलों में नहीं ला रहे अपने बच्चों लेकिन लोग तो कहते हैं सर कि गवर्नमेंट स्कूल्स का जो मयार है तालीम का, वो प्राइवेट स्कूल से जो है वो कदरे नहीं। मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि आप अपने बच्चों को लेके मैं मेरी 2 बेटियां हैं, 3 बेटियां हैं, 2 जब मैं पार्लियामेंट में आया, दोनों बेटियों को मैंने गवर्नमेंट स्कूल के अंदर शिफ्ट किया। एक मेरी बेटी ने भी मैट्रिक के पेपर दिए, एक ने 9 के दिए। तो जब हम अपने बच्चों को लेके जाएंगे तो पता चलेगा ना। और हम स्कूलों को ऑन नहीं करते। आपके हल्के जहाँ आप रहते हैं वहाँ कितने गवर्नमेंट स्कूल है, कभी आपने चक्कर लगाया होगा? ये वजह है कि जब हम छोटे थे, हमारे पेरेंट्स स्कूलों में जाते थे, उनको ऑन करते थे। वही हॉस्पिटल है आज भी, तो हम सरकारी हॉस्पिटल में पैदाइश, तो क्यों हम अपने, देखिए जब तक हम अपने मेन चीज़ है, हमें मुल्क को ऑन करना होगा। हर आदमी मुल्क के लिए बात करता है,
मुल्क ने हमें नाम दिया, मैं इस मुल्क में पैदा हुआ, ये वतन अजीज इतना प्यारा है कि मैं कहता हूँ दुनिया में आज आप महंगाई के नंबर तो उठा लें, इस जंग की हालात में भी जो गवर्नमेंट ने मैनेज किया हुआ है, तो आप सब्जियों के रेट देख लें, दालों के रेट देख लें, आप, मैं कहता हूँ कि महंगाई किस जाविये में लोग कहते हैं कि महंगाई है, जब आप लग्जरी लाइफ की तरफ चलेंगे, आपकी तनख्वाह 50,000 है तो आपको महंगाई लगेगी। सही, बिल्कुल। तो ये सारा सिस्टम है। देखिए महंगाई नहीं है, 1.5 लाख में भी गाय मिल रही है और 10 लाख की भी गाय है। सही। अब वो आप अगर कहते हैं कि मैं 10 लाख वाली 1.5 लाख में लेने जाऊंगा तो महंगाई आपको नजर आएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब हम इसको अपनी चीजों को ऑन कर लेंगे जिस दिन भी, और अब ऑन करने की जरूरत है, जब तक हम अपने मुल्क को अपनी चीजों को ऑन नहीं करेंगे तो हमारा जो है ना नाकामी का वजह यही है कि हर बंदा खड़े होकर कहता है कि दवाई नहीं मिल रही हमें, भाई आपने क्या हॉस्पिटल गए हो सरकारी अस्पताल दवाई लेने, तो हम तो जब ये चीज लाए ना, तो महंगाई को जिस अभी इस माशी हालात में जितना देखें, डॉलर आज भी 287 का है। कितने साल से ये बद किरदार गवर्नमेंट आई थी जो डॉलर उठा के 120 से 280, आज वो डॉलर 278 पे ही है। तो आज डॉलर 2022 के बाद डॉलर क्यों नहीं बढ़ा, उसको रोक के रखा हुआ है। बैलेंस पेमेंट की आप सूरत हाल देख लें, आप नंबर्स देख लें, आज अपने मुल्क की आप देखें कि आपका ग्रीन पासपोर्ट आप लेके जाएं, आपको अंदाजा होगा कि आज हम कहाँ जा चुके हैं। अभी हमारी अपनी चीजें जो हम ऑन कर लेंगे जिस दिन, तो इंशाल्लाह महंगाई भी हमें, ये कोई मामूली चीजें हैं इंशाल्लाह। उस्मा साहिबा की तरफ आना चाहूंगी, आप जो सर की गुफ्तगू सुन रही हैं क्या कहेंगी इस हवाले से? सर कह रहे हैं महंगाई बिल्कुल भी नहीं है, और आप का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जो कि इस वक्त अरबाब इख्तियार है, क्या कहेंगी? हमारे भाई ने जैसी बात की, देखिए सफेद पोश लोग तो मैनेज कर सकते हैं, मगर इनसे हटकर भी एक तबका है जो कि हैंड टू माउथ है, जो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं, तो उनके लिए कह सकते हैं कि महंगाई है, क्योंकि वो लोग देखिए रोज कमाने और रोज खाने वाले लोग हैं। इस वक्त जो खुदनोश अशियां हैं वो कहाँ पहुंच गई हैं, तो सफेद पोश लोगों के लिए, वहां तक के लिए जो हैं थोड़े बेनिफिटेड, उनके लिए कह सकते हैं, मगर उन लोगों के लिए नहीं कह सकते कि महंगाई है, क्योंकि देखिए पेट्रोल की जब कीमत बढ़ती है तो हर चीज की कीमत ऑलरेडी बढ़ती है, क्योंकि एक्सपोर्ट की वजह से बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से, तो जैसे जैसे पेट्रोल आगे जाता है वैसे वैसे महंगाई बढ़ती जाती है। तो इस वक्त हम इस चीज से जो है ना वो बैलेंस कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं कि पेट्रोल की कीमत कहाँ है और अशिया की कीमत कहाँ है। पेट्रोल कम होता है मगर अशिया जो है ना वो कम नहीं होती। वेट मेयर जो है वो अपना काम करता है, डीसी साहब जाते हैं, कमिश्नर साहब जाते हैं, रेट्स पड़ती हैं शॉप्स पे, मगर ये महंगाई जो है ना ये हमारे जो किराने वाले जो कहते हैं जनरल स्टोर्स के जो अफराद हैं वो भी करते हैं, क्योंकि देखिए डॉलर बढ़ा, जखीरा अंदोजी है, जब डॉलर बढ़ा तो चलिए आपने महंगाई कर दी, डॉलर कम हुआ या स्टॉक एक्सचेंज थोड़ा मंदी आई उसमें, तो उसमें तो वो अशिया नहीं कम होती, उसमें वो सोचते हैं कि बस आज हम कमा लें। तो बीइंग अ पाकिस्तानी आप कहाँ पाकिस्तान का सोच रहे हैं, कहाँ पाकिस्तान का आवाम का सोच रहे हैं? फिर मैं कहती हूँ कि फिर उंगली उठाई जाती है पाक अफवाज पे कि जनाब ये खा जाते हैं, इनको इतना मिल रहा है, इनको इतना मिल रहा है। वहां ऐसा नहीं होता, वहां हर चीज चेकिंग बैलेंस से चलती है, तो वो बिल्कुल डिसिप्लिन से चलते हैं। तो अगर वही डिसिप्लिन हम अपने अंदर भी ले आए तो महंगाई काफी हद तक कंट्रोल की जा सकती है, जिसका मेन रीजन यही है कि पेट्रोल बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। मगर यहाँ हर दुकानदार सोचता है मैंने जो चीज रखी थी बैकफुट पे उसको मुझे डबल कीमत में बढ़ा के देना है, मैं कमा लूं। तो जब तक हमारे अंदर से मैं खत्म नहीं होगी और बीइंग मुस्लिम हम एक दूसरे का ख्याल नहीं करेंगे, जब तक कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल। और माशरा इसी तरह से चलता है कि अगर हम एक सबको साथ लेकर चलें, एक दूसरे का ख्याल रखें। जावेद साहब यही बात मैं आपसे एक बात ऐड करूं, लेकिन 2020 में कोई प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि अगर पाकिस्तान ईरान की जंग हो गई तो बोला हम दालें बाहर से लेते हैं, हम हर चीज बाहर से लाते हैं, तो बोला ये पेट्रोल और ये 500 क्रॉस करके जाएगा। तो देखिए ऐसा नहीं है कि कड़वा कड़वा थू थू मीठा मीठा बाप, तो ये आज मुल्क भी स्टेबल है और अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह ताला मुल्क को आगे जाना है। अब आप जो हम सब सोचते थे, जो मैडम ने भी बात की, हम ये कहते हैं कि हम जब तक ऑन नहीं करेंगे, अगर मैं सोचूंगा मैं आज बस अमीर मैं मुझे ही बनना है, जो मैंने शुरू में बात की कि अगर मैं कहता हूँ इनके पास लैक्सीज है तो मैं इससे आगे का मटेरियल लेके आऊँ, वजूहत हम है, मुल्क नहीं है, कंपटीशन है, कंपटीशन बढ़ गया। और मैं बताऊँ आपको ये बड़ी एक अजीब भी बात है, अलमिया है हमारे अवाम का कि काम कितना भी कर लें उन्हें नजर नहीं आता, काम कितना भी कर लें। मगर मैं कहती हूँ
सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, कोई पार्टी, कोई सियासी पार्टी, कोई भी अगर काम कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। जो माजी में गलतियां हुई, जो चीजें हो गई वो हो चुकी हैं, हम माजी को रोते हैं, हम जो इस वक्त मौजूदा हालात हैं उसको नहीं देख रहे, जो आप तरक्की की तरफ गामजन है उसको नहीं देख रहे, हम पिछली चीजों को समेट के लिपेट के सियासी बारों पे लगे होते हैं, जो कि बहुत गैर मुनासिब है। आगे बढ़े, सबका पाकिस्तान है। बिल्कुल, सबने मिलके अपने मुल्क के लिए कुछ करना है। जावेद साहब क्या कहेंगे? वैसे हमारे अभी ये आमिर भाई MKM और पीपल्स पार्टी की, मैं इनकी बातें सुन रहा था और खुश हो रहा था कि आया ये जो कह रहे हैं, अल्लाह करे ऐसे ही हो जाए, जो ये चाह रहे हैं वही कह रहे हैं। लेकिन इस वक्त सोशल मीडिया का दौर है, क्योंकि जाहिर सी बात है चैनल्स पे तो आप मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियां लगा देते हैं कि ये खबर नहीं चलाना, वो खबर नहीं चलाना, लेकिन सोशल मीडिया तो आज़ाद है और उस पर हर तरह की। तो मुझे अफसोस हो रहा है कि इस वक्त ये जिस तरह महंगाई उसके को कवर कर रहे हैं, देखें आपकी बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो रही है, ये अब किसी ढका छुपे बात नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। आपकी एक्सपोर्ट जो है वो कहाँ पे खड़ी है, हजारों लाखों अफराद बेरोजगार हो गए। आप मुझे बताएं, एक बेरोजगार के लिए आप 415 रुपए का पेट्रोल देंगे उसको, वो तो जो रोजगार से लगा हुआ, जो बेचारा मोटरसाइकिल पे जाता है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो देखें, बातें करने में और हकीकत में फर्क होता है। और ये दोनों पार्टियां 87 पीपल्स पार्टी तकरीबन 70-71 से सियासत कर रही है और ये 87-88 से पहली दफा गवर्नमेंट में आए थे। तो इनको 2018 की 3.5 साल गवर्नमेंट तो बहुत बुरी लगती है, लेकिन 87 से लेकर 2018 तक जो महकमों का हाल हुआ और जिस तरह महकमे जो है सब्सिडियों पे चले जाए, आप मुझे बताएं इस वक्त कौन सा महकमा है जो आपका प्रॉफिट में, आप सबको IMF से कर्ज ले लेके 97,000 अरब रुपए आपने कौम के ऊपर चढ़ा दिए इन 4 सालों में। और उसके बाद ये करना कि कौम को ये चाहिए, कौम को वो चाहिए, जैसे अब ये पेट्रोल पे आप कह रहे थे कि जनाब मोटरसाइकिल पे चले जाएं, गाड़ी घर में रख लें, 2 अफराद चले जाएं। तो सर ये फिर हुक्मरान क्यों नहीं इस पर अमल करते हैं? ये सिर्फ क्या सारी नसीहतें, सारी चीजें वो बात की जाए, दुनिया डिस्टर्ब है, दुनिया पेट्रोल पे डिस्टर्ब है। 3 साल की हम गवर्नमेंट को रोते रहे, अच्छी थी गवर्नमेंट जो है 4 साल, इनको तकरीबन 4 साल हो गए गवर्नमेंट, इस वक्त भी गवर्नमेंट में यही है। तो वो 4 साल में अभी तक इनको वही, और आपके जो 50 साल गुजरे थे जिसमें आपने सारे इदारों को सब्सिडियों पे लेके आ गए थे, उसके 3.5 साल तो आपको बड़े भारी गुजरे। लेकिन उस वक्त जब हमारी PTI गवर्नमेंट थी और जब वो गई थी, उस वक्त आप निकालने देखें, रिकॉर्ड की बात से आप झुटला नहीं सकते। उस वक्त आप कारोबार देखें कि आपकी एक्सपोर्ट कहाँ पे खड़ी थी, आपका पेट्रोल जिसपे इन्हीं जमातों ने, खासकर पीपल्स पार्टी और नून लीग ने रैलियां निकाली थी और महंगाई के, अल्लाह माफ करे कि आज तो इनको बोलना भी नहीं चाहिए। मसला ये है, आज इनको दलाइल भी नहीं देना चाहिए, बल्कि हुकूमत से दस्तबरदार होना चाहिए और अपनी नाकामी का एतराफ करना चाहिए कि हमने वो जो उस वक्त किया था, इस वक्त अच्छा, जो है सबसे ज्यादा लगती थी ये सफाइयाँ कौन सी जमात पेश कर रही है जो 87-88 से हुकूमत में कंटिन्यू आ रही है। हमें तो आदत है तनकीद की, हम काम करते रहते हैं, तनकीद सुनते रहते हैं और गालियां करते रहते हैं, लोग रहते हैं, यही तरीका है और यही चलता रहेगा। आज भी आपको 8 फरवरी 2024 वाला रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो तनकीद सिर्फ वो करते हैं जो मुल्क में जिनको सब अच्छा नजर आ रहा है। मुझे तो ये हैरान है भाई, आज ईद का दिन है और आप तनकीद पे उतर गए। आप बिंगा मुस्लिम और बिंगा पाकिस्तानी, सवाल नहीं है आपने जब अपनी सफाइयां पेश की और आवाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज कर रही है। पाकिस्तानी अवाम की बात करें, प्राइम मिनिस्टर की आप पाकिस्तानी अवाम की बात करें, सर्वे करवा लें, पाकिस्तानी अवाम की बात करें, वो माइंड से जो पाकिस्तान जो है पाकिस्तानी अवाम का है, तो पाकिस्तानी अवाम के साल में ये हम बताएं। वक्त हो गया सर, ब्रेक का वक्त हो गया, एक ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, बहुत ज्यादा सीरियस गुफ्तगू हो गई है। ब्रेक के बाद दोबारा फिर बातचीत के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे, कहीं मत जाइएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में मेट्रो वन न्यूज़ की इस खुसूसी ट्रांसमिशन में ईद की इस ट्रांसमिशन में बातचीत का सिलसिला जारी है। माहौल थोड़ा सा सीरियस हो गया था, लेकिन अब मैं चाहूँगी कि उस चीज़ को हम जो है ना वहीं रोक देते हैं और बातचीत का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाते हैं। शराज, आपसे आना चाहूँगी। एक तो ज़ाहिर ईद के जो मसरूफियात के जो दिन होते हैं और फिर हम जिस तरह का हम काम करते हैं, हमारी जो मीडिया की जो खिदमात होती हैं, उस तरह आपकी फैमिली में या कभी ऐसे कोई कंप्लेन होती है कि ईद के दिन भी ऑफिस बैठ जाते हो? ये क्या तरीका है? ये बिल्कुल सबसे ज्यादा कंसर्निंग डेवलपमेंट यही हमारी फैमिली में सामने आती है कि दावतें होती हैं, कहीं जाना है फैमिली ने, हम अचानक से तैयार हो रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? ऑफिस जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? ईद का दिन। अब घर वालों को कैसे समझाएं कि मीडिया वाले हैं, उनको कैसे पता कि 7 बजे मेरा बुलेटिन लगा हुआ है? और डॉक्टर्स दोनों की ये जिम्मेदारी होती है। 24 घंटे हमने ड्यूटी, जैसे पुलिस की होती है। 12-12 घंटे हम लोगों ने ऑफिस में गुजार रहे हैं। 2-2 घंटे 2.5 घंटे की गेस्टों से ट्रांसमिशन। आप सवाल कर रही हैं, पहले आप तो बताएं आपकी क्या रूटीन का? मेरा भी यही हाल है, आज भी यही हाल है मेरा भी। क्या आपने कर कोई डिश सकते हैं? बनाई है? अभी तक तो नहीं, क्योंकि देखें सुबह एक तो उठे, फिर वो कुर्बानी वाला सारा कुछ समेट के फिर ऑफिस आ गए। अब यहाँ से जब जाएंगे तो फिर कुछ देखेंगे, घर जाएंगे तो फिर कुछ हिम्मत नहीं बचती है क्या ज्यादा करेंगे भाई, ऑनलाइन ऑर्डर कर देंगे, आ जाएगा खा इस तरह से हमारी ईद मनाई जाती है। यही करेंगे ना। और ईद अच्छा हमारी तो वो है कि एक दिन ऑफ मिलता है, बाकी जो 2 दिन होते हैं वो फिर जाहिर है हम ऑफिस में ही होते हैं, कुछ ना कुछ करके मैनेज कर ही लेते हैं। जैसे मैडम ने कहा कि हम खवातीन जो हैं स्पेशली वो मैनेज कर लेती हैं फैमिली का टाइम या किचन का जो भी सारा हिसाब किताब होता है। आप तो खैर मर्द हजरात हैं, कभी आप लोगों का दिल करता है कुकिंग करें? नहीं, हम मर्द, आप एक सॉरी मैं एक बात करता हूँ, हम लोग मर्द हजरात हम लोग कोई काम नहीं करते। नहीं सर, सारा बहुत दाल चावल आटा चीनी नमक मिर्च मसाला वो सब कौन लेके आता? देखिए लाने की बात नहीं हो रही सर, कुकिंग बनाने की बात लाने की मसाला आता है। आजकल तो घर बैठे हम लोग वो कर लेते हैं, क्या कहते हैं, किसी भी मार्ट से ऑनलाइन भी मंगा लेते हैं सर। नहीं ये देखिए अपना आप जो कह रहे हैं कि हम भी कुकिंग करते हैं, साथ लगते हैं, मगर आजकल की खवातीन को क्या हो गया है, क्यों आप लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते रहते हैं? हमारी वालदा थी 5-5 खाने बनाती थी बिल्कुल, अभी जब हम छोटे थे। आज अभी आपने खुद कहा कि मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर रहा हूं। अगर जैसे अब मैं टाइम मैनेजमेंट की बात कर रही हूँ कि अगर जैसे टाइम नहीं मिल पाता है, बहुत ज्यादा बिजी होती हूँ तो मंगा लेती हूँ। देखिए मैं तो अभी कुछ सालों से हमारी नानी कराची शिफ्ट हो गई, तो वरना हम तो नवाबशाह में रहती थी। हमारी हर हाल में कोशिश होती थी कि बस ईद वाले दिन ही सारा समेट के और नवाबशाह जाएं। ठीक, यानी कि वो हम याद करते हैं आज भी क्या वो जिंदगी थी, यानी कि उस टाइम को याद करते हैं कि वहाँ पे सब लोग जमा हैं। बिल्कुल, वो बहुत यकीन करें। अब तो बिल्कुल मैं अभी आपसे कहा ना कि हम एक कहाँ जा रहे हैं, कि हमें वापस आना होगा, लौटना होगा, कि हम अपने वो वैल्यूज वो देखिए जब तक हम ये इन चीजों में नहीं आएंगे ना, जैसे जावेद साहब ने भी एक बात कही कि दूसरे लोग हमसे अब कहते हैं कि यार आप से हम सीखें कि देखिए ये अकेलापन, जब तक आपकी जिंदगी क्या है, अगर आपके साथ आपके कजन्स, आपके भाई बहन और जब तक रिश्तेदार नहीं होंगे तो आपकी जिंदगी तो अकेली जिंदगी है ना, तो आप वो जिंदगी भी गुजार के देखें। अब ये अकेलापन जो हमने खुद को आइसोलेट कर लिया, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये पोलराइजेशन है कि देखिए आज हम क्यों इतने कॉम्प्लेक्स में जाते जा रहे हैं, कह रहा हूं ना कि एक नफसा नफसी ये चीज़ हमने अपने ऊपर हावी कर ली है। ये जो सोशल मीडिया की बात करें, सोशल मीडिया ने अगर कोई पॉजिटिव रोल अदा किया, इसने तबाही भी मचाई है। आज आज देखें बच्चे अगर 5 आपके हैं, 4 बच्चे हैं, तो हर बच्चा अलग मोबाइल लेके रूम में बैठा हुआ है। बहुत स्पेस आ गया है। गोश्त हम बांट रहे हैं, उसको इससे कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि पहले हम गोश्त थैलियों में डालते थे, छोटे होते थे, बांटने जा रहे हैं, शौक से जाते थे कि हम जाएंगे, हम नानी के घर जा रहे हैं, खाला के घर जा रहे हैं, इंतजार में होते थे। आज नहीं, मोबाइल लेके सोफों पे बैठे हाथ नहीं लगाते, हाथ नहीं लगाते। अब हमारी फैमिली में अगर कोई बात करे तो वो फोन पे स्क्रॉलिंग चल रही है, भी करे, लेकिन उसका कोई पॉजिटिव जवाब नहीं आ रहा आगे से। ये जो चीजें अभी आमिर भाई ने जिक्र किया, इसका कसूर वालिदैन है। देखिए बच्चा जो है उसको अपने अच्छे बुरे का नहीं पता होता, जब तक वो मतलब अभी 18 साल का जो चल रहा है, वो उसकी तरबियत का दौर होता है, और उसकी तरबियत की जिम्मेदारी जो होती है वो उनके बड़ों के ऊपर होती है या उनके असातिज़ा पे होती है। जो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो बुजुर्ग थे और जो हमारे असातिज़ा थे, उन्होंने आज हमें ये तरबियत दी, तो हम ये बात कर रहे हैं। तो ये मेरी जिम्मेदारी इसकी जो है वालिदैन होते हैं। और आमिर भाई की मुझे अच्छी एक बात अभी जो इन्होंने कही कि मैं जब पार्लियामेंट का रुकन बना था तो मैंने अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में दाखिल करवा दिया था। माशाल्लाह बेटी मैट्रिक मुबारक हो, पहले से मैं आपका मुबारक। मुझे सरदार शाह ने बात कही, और सरदार शाह साहब ने एक बात कही थी कि हम बड़े एक्साइटेड थे, यार हम ये स्कूल ठीक है। शहजाद राय ने मुझे कहा कि 6 महीने बाद थक जाओगे, और सरदार शाह की एक बात बिल्कुल ठीक है, वो कहता था कि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, तो सब मिलके करते हैं। बोला जब तक आप लोग अपने हल्के स्कूल ऑन नहीं करोगे। देखिए एक चीज है ना, मैं अब जाता हूँ ना स्कूल में, और मेरी बेटी मैट्रिक करके लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में जाएगी,
तो मैं कैसे कह दूंगा गवर्नमेंट का स्कूल खराब है जब मैं ऑन ही नहीं करता हूँ स्कूल को। देखिए एज अ शहरी आज हम कहते हैं भूल जाएं कि कौन किस जमात का है। आज अगर हम इस टाइम को अगर हमने कैश नहीं किया और हम मुत्तहिद नहीं हुए तो शायद ये वक्त दोबारा नहीं मिले। तो हम इस इख्तलाफात को बुलाएं। इस ईद के मौके पे हमें सबको पैगाम देना चाहिए कि आएँ सब बैठें, खाना खाएं, ये छोड़ दें कौन क्या था कैसा था। ये अल्लाह ताला ने हमें वो वक्त दिया है कि अगर हमने इसको भी नहीं लिया तो फिर शायद हमें दोबारा वक्त नहीं मिले। देखिए असल में अभी आमिर भाई ने बड़ी अच्छी बात की है कि अगर आप बाहर ममालिक में देखें तो वहाँ पे रुकने पार्लियामेंट हो या जो भी सरबराह ममलिकत हो उनके बच्चे सरकारी में, अगर आप जापान चले जाएं, अमेरिका चले जाएं और वो अच्छा फिर आप ये देखें कि जब वो सदारत से या वजारत से उतरते हैं तो फिर वापस वो अपने उसी पुराने काम में जाते हैं। तो जिस तरह अभी आमिर भाई ने कहा कि मैंने अपने बच्चे को सरकारी, इसी तरह हर रुकने पार्लियामेंट अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिल करवाएगा तो उसकी हालत बेहतर होगी, क्योंकि जब उसका अपना बच्चे के ऊपर असरात पड़ेंगे तो वो सही करेगा। लेकिन हमारे यहाँ अच्छा फिर दूसरी बात ये कि जो हमारे यहाँ कल्चर आया प्राइवेट स्कूल का, जाहिर सी बात है हम लोगों के जमाने में इतने नहीं थे लेकिन इक्का दुक्का थे। लेकिन अब तो आप देख लें हर गली मोहल्ले में अच्छा फिर दूसरा इस प्राइवेट स्कूलिंग में कोई सिस्टम नहीं बना। मतलब 120 उसका मकान है तो उसमें भी स्कूल बना हुआ है, 200 मतलब कोई क्राइटेरिया होता है कि जनाब स्कूल बनाने के लिए ये सब चीज चाहिए। तो मैंने तो प्रॉपर्टी का भी काम किया था इसलिए, और मुझे बड़ा अफसोस होता है कि हमारे यहाँ एजुकेशन में कोई नहीं है तो फिर जो बुनियाद होती है, जो बच्चों की तरबियत होती है, जब वहीं कोई सिस्टम नहीं तो फिर वो आगे बच्चा जाके क्या करेगा। तो ये है कि हमारे जिस तरह जो हम देखें तनकीद तो बहुत करते हैं मुख्तलिफ ममालिक पे और मुख्तलिफ चीज़ों पे, लेकिन हम उनकी जो अच्छी चीज़ है उसको, जैसे एक मिसाल है जो हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने जापान में शादी की है, अमेरिका में शादी की है, तो जब मेरी उनसे बात होती है तो वो कहते हैं जो हमने जो किताबों में पढ़ा था, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें और जो कुरान की जो आयतें वगैरह पढ़ी थी तो उससे मुतासिर होकर हम मुसलमान हुए थे। और हम तो पैदाइशी मुसलमान हैं, हमें तो ये जब हमने आँख खोली थी तो हमें कलमा पढ़ाया गया और अजान दी गई, तो हमें तो ये चीज़ें ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन हो ये रहा है कि जो नौ मुस्लिम है वो इस चीज़ को अपना रहे हैं और हम इसको छोड़ रहे हैं। तो ये बड़े अफसोस की बात है। इसके लिए एक तो हमारे एजुकेशन का सिस्टम अच्छा होना चाहिए। जो हमारे ज़माने में स्कूल के ज़माने में इस्लामियात होती थी और जो तारीख होती थी, क्योंकि हमने अब हम इस बात इसलिए कर लेते हैं कि हमें तारीख खुलफाए राशिदीन की पढ़ाई गई, लेकिन आज के हम खुलफाए राशिदीन को देख रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, तो फिर अफसोस होता है। अच्छा जी, अब मैं उज़्मा साहिबा की तरफ आ जाऊंगी। मैम एक इल्ज़ाम लग गया है कि आप घर में क्यों नहीं पकाती हैं। अब जैसे आप भी वर्किंग वुमेन है, मैं भी ज़ाहिर है, तो उस टाइम को मैनेज करना किस तरह से, एक तो ज़ाहिर है हम कर लेते हैं कुछ ना कुछ करके, कभी ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, कभी खुद से भी पका दिया, क्या कहेंगी कि इस इल्ज़ाम का सवाल करेंगे आप सबसे अच्छा क्या पकाती हैं? हाँ ये भी बताते हैं। मैं सबसे अच्छे पाए बनाती हूँ, पुलाव बनाती हूँ, कबाब बनाती हूँ, मैं खाना बनाती हूँ और बहुत अच्छी कुकिंग कर लेती हूँ और सब्जी बहुत अच्छी बनाती हूँ। बेसिकली ये भी होता है कि हमारे पास टाइम शॉर्ट होता है, ज़ाहिर है जब टाइम शॉर्ट हो और आपको भूख लग रही हो तो फिर ये होता है कि कोई ना कोई चीज़ जो है ना वो हम मंगा लें। मगर हर औरत की, मैंने ये देखा है बीइंग अ हाउस वाइफ, अगर मैं कहूँ कि मैं एक प्रोफेशनल तो हूँ, मैं हाउस वाइफ भी हूँ, तो कोशिश ये होती है कि हमारे बच्चे हमारे हाथ से बना हुआ खाना खाएं। क्योंकि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा भी जब उनको टाइम मिलता था, अब उनके इंटरव्यूज देखें तो वो घर में खुद कुकिंग करती थी। तो ये अल्लाह का ना औरत के एक मिजाज रखा है, औरत के अंदर ये सलाहियत है कि जब टाइम मिले तो वो अपने बच्चों को, अपने शौहर को खाना बना के खिलाए। तो मजबूरी में हाँ करना पड़ता है। मगर मैं आपको सच्ची एक बात बताऊं, आजकल के बच्चे भी जो है ना वो बड़े वो फास्ट फूड, हाँ बड़े भाई, वो जैसे ही रात हो या भूख लगी फौरन फूड पांडा। मगर ये इतना ज्यादा जो है ना हेल्थ के लिए नुकसानदेह है, इतना ज्यादा। फैटी लीवर बहुत ज्यादा है और मैदे के अमराज बहुत हो रहे हैं। मैं तो अपने बच्चों पे पाबंदी लगाई हुई है, गार्ड को बोल रहा है कि फूड पांडा रात के टाइम जो है ना रोज हो गया था, इसको एंट्री नहीं देनी, तो फूड पांडा कम हो गया। तो ये है कि ऑल्टरनेट बच्चों के लिए कुछ ना कुछ घर में बनाकर रखें, मैं तो ये करती हूँ। मेरी मिसेज ने निहारी बनाई थी, जैसे मैं भी निहारी खा के आ रहा हूँ, पुलाव था ठीक, और मैं कहता हूँ घर के खाने का जो जायका है वो बाहर का बड़ा लेने नहीं है, 5 स्टार आज हम जो बात वही चल रही है कि हमने हर गली के अंदर 10 दुकानें बन चुकी हैं। मैंने शुरू में क्या 5-10 रुपए में ईदी मिलती थी, वो हमसे खर्च नहीं होती थी। इस कल्चर को खत्म करना होगा। अगर हम कहते हैं ना कि हमें अपनी तरफ लौटना है, तो महंगाई इसीलिए है ना
कि हम ऑर्डर कर रहे हैं 20-20 हज़ार का, हम ऑर्डर पे खाना मंगा रहे हैं, तो हमें महंगाई या हम किसी फैंसी रेस्टोरेंट में जाके भी इससे नहीं, मैं आपको बताऊं, हमें ना ये जो कल्चर है जो जिसकी अभी आमिर भाई जिक्र कर रहे हैं, देखिए ये बच्चे खत्म नहीं करेंगे, ये बड़े खत्म करेंगे। क्यों? अभी जैसे हमारे एक दोस्त हैं, जब भी मैं उनको छुट्टी वाले दिन फोन करता हूँ कि यार कहाँ है, कहते जी बच्चों के साथ KFC आया हूँ, बच्चों के साथ फला रेस्टोरेंट में आया हूँ। तो मैं उनको कहता हूँ कि यार आप बच्चों को इस तरह खिला रहे हैं, और देखें ना बाहर का जो खाना होता है उसके बारे में आपको इतना पता नहीं होता कि क्या। अभी आप देखें कई स्कैंडल आए कि जनाब मुर्दा जानवर के गोश्त खिलाए जा रहे हैं और मुख्तलिफ उसमें चीज़ें मिलाई जा रही हैं, लेकिन घर में आपको पता होता है, घर में जाहिर सी बात है आपकी सेहत का होता है, आपके बच्चे फैमिली की, तो उसमें आप कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। तो ये सिस्टम बच्चे नहीं खर्च करेंगे। अब हमारे वालिदैन थे, जब हम कोई ऐसी फरमाइश करते थे तो हमारी पढ़ाई कर देते थे, पहले समझाते थे, नहीं मानते थे तो थप्पड़ भी लगा देते थे। लेकिन आजकल हमें क्या होता है, क्योंकि मैं प्रॉपर्टी का काम किया, तो जैसे किराए पे मकान लेना होता था, मैं मकान दिखाता था, तो मैं कहता कि देखें जी आपको पसंद आया नहीं आया, कहते जी अभी बच्चों को लाके दिखा दें, उनसे मशवरा कर। मैंने कहा सर मसला है कि बच्चे आपको क्या मशवरा देंगे, तजर्बेकार तो आप हैं। तो आप जाहिर सी बात है किचन अच्छा है या खराब है, उसमें एक स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची थोड़ी दे सकती है, वो तो माँ दे सकती है। तो बच्चे को मतलब कि मशवरा करें, लेकिन उसे समझाएं कि ये चीज गलत है। अगर नहीं समझे, जाहिर सी बात है होते हैं बहुत सारे जिद्दी होते हैं, तो उस पर सख्ती करें, और सख्ती करने का हुक्म भी है, सही है। तो अब देखें, आप बाहर अगर देखें 18 साल के बाद वो इंडिपेंडेंट कर देते हैं, बच्चों के ऊपर उनकी जिम्मेदारियां डालते हैं, तो वो कामयाब इंसान बनते हैं, मतलब डॉक्टर, इंजीनियर या बिजनेस कम्युनिटी। हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास पैसा आ जाए तो हमारे बच्चे वीगो और डालो में रोडों पे घूम रहे होते हैं, लोगों को मार रहे होते हैं। तो ये हमें सही करना पड़ेगा। ये चीज नहीं, मेन चीज है कि पैसे आए ना, बच्चे ने जो मोबाइल मांगा हमने दिला दिया, तो हम उसको देखते हैं, उसने लैपटॉप ले लिया, मोबाइल ले लिया। देखिए आप अपने साथ बच्चों को यूज क्या कर रहा है, आप अपने बच्चों को साथ लेके जाएं मार्केट सौदा लेने, जी जी, दालें उनके हाथ से खरीदें, खुद खरीदें, गोश्त बकरे का लेने जा रहे हैं, वहाँ खुद खड़ा करें, अपने बेटा हो साथ लेके जाएं। हम दादी दादा के माँ बाप के साथ जाते थे, तो अपने बच्चों को आपने इंगेज करें, अपने साथ उन चीजों में इंगेज करें, ताकि उनके अंदर सेंस आए कि हमें सौदा कैसे लेना है, गोश्त कैसे खरीदना, फल कैसे, ताकि वो इस निजाम से हटे। मसला ये है ना, दादा दादी की तो बात ही पहुंचती ना। आजकल मेरी सुनने वाली जो बच्चियां हैं, थोड़ा वो माइंड भी करेंगी इस बात को। हमने कंबाइंड कल्चर को खत्म कर दिया है। प्राइवेसी के नाम पे ये होता है, नई नई शादी हुई, 1 साल गुजरा और हमारी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो रही है। वो सास वो आपके शौहर की माँ है, ससुर आपका शौहर का बाप है। अगर आप अपने माँ बाप को छोड़ के आई हैं, वो कहते हैं हम भी तो अपने माँ बाप को छोड़ के आए, मैंने कुछ ऐसे केसेस भी देखे हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि ये तो रिवायत चलती आ रही है, जमाने से कि लड़की आती है, अलग घरों में जाती है। आजकल लड़की उकसत से ज्यादा लड़के उकसत हो रहे हैं। तो ये चीज खत्म होनी चाहिए। ये बताओ, ये एज होती है बच्चे की 5 साल से 15 साल तक। 5 से 15 तक अगर आपने बच्चे को दीन की तमीज सिखा दी, वो मुकम्मल इंसान बन गया। और मैं ये कहूंगी आपके चैनल के तवज्जुह से हर इंसान से मोहब्बत करना सीखें, इंसानियत से। क्योंकि देखिए उस रब ने इंसान को बनाया और अशरफुल मखलूक़ात बनाया। अगर हम इंसान से मोहब्बत नहीं करेंगे, चाहे वो किसी फिरके से है, किसी कौम से है, किसी मजहब से है, मगर आप पहले इंसान से मोहब्बत करना सीखें, आपके अंदर सारे गर्ड्स आ जाएंगे, आप एक अच्छे इंसान भी बन जाएंगे। जिस प्रोफेशन में है उस प्रोफेशन में आप अपना पार्टिसिपेट बहुत 100% दे सकते हैं। ये चीज हमने खत्म कर दी। मैं, हमारे अंदर जो है ना मैं है, हर इंसान के अंदर मैं ये हूँ, मेरे बच्चे ये हैं, मेरा घर ये है। घर के बाहर क्या है क्या नहीं है, किसको दुख तकलीफ है, पड़ोस के हकूक नहीं पता, हमसायों के हकूक नहीं पढ़ाते। चैप्टर था पहले हमारा हमसायों के हकूक, कहाँ है आजकल, कहाँ है? तो बहुत सी चीजें हैं जो बैलेंस में सबको लानी पड़ेंगी, बिलखुसूस माओ को। जॉइंट फैमिली सिस्टम का अगर देखा जाए ना, तो ये तो हमें हजरत आदम अलैहिस्सलाम से ये दर्स मिलता है, क्योंकि वो जन्नत में थे और जन्नत में तो जाहिर सी बात है किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन वहां भी वो अकेले इंसान थे और उनका दिल नहीं लग रहा जन्नत में। तो ये सिस्टम का तो हमें हजरत आदम अलैहिस्सलाम से दर्स मिलता है कि जो फैमिली सिस्टम होता है वही कामयाबी की जमानत है। तो अब ये कि जैसे अभी मैम ने कहा कि ये सब चीज़ें होनी चाहिए, और ये सब फिर वही बात आ जाती है कि ये इनके जिम्मेदार समझाने करने के या तो घर के बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, या असातिज़ा होते हैं। अगर यहाँ पे जैसे जाहिर सी बात है हमारे ज़माने में टीचर भी थे, सब थे, वो भी सरकारी इसके, और वालिदैन जो होते थे अगर कोई शिकायत लेके आता था तो उस वक्त भी हमें हमारे साथ जो होता था कि भाई अगर शैतानी की है तो ये नहीं पूछते थे कब की, क्यों की। जैसे आजकल होता है ना, इंटरव्यू शुरू कर देते हैं, वो एक थप्पड़ लगता था कि भाई ये किया क्यों।
पहले नेबर किया करते थे, आजकल तो कहते हैं हमारे बच्चे पे इल्जाम लगाया। अच्छा, एक बात और होती थी कि जैसे अब हमारे जो वालिदैन थे, वालिद साहब थे, वो मगरिब के वक्त घर पे आ जाते थे, तो बच्चों को ऑर्डर था कि मगरिब से पहले घर पे आना है, अगर खेलते हुए देख लिया तो वालिद। अब क्योंकि ये जो महंगाई और ये सब चीजें हो गई, बहुत से लोग डबल जॉब कर रहे हैं, बहुत सारे, तो अब वो जब वालिद ही घर पे 9 बजे या 10 बजे आएंगे तो बच्चे को जाहिर सी बात है माँ में वो चीज देखभाल नहीं कर सकती जो बाप करता है। तो सिस्टम में बहुत सारी खराबियां हैं, वो सारी खराबियां, और सबसे जो मेन होती थोड़ा सा कि ये जो लूट मार है ये खत्म होगी तो सिस्टम और जो हमारी जो आमदन और अखराजात है उसमें जब बैलेंस होगा तो जाहिर है फिर घर पे भी तवज्जो दी जाएगी। और घर पे तवज्जो हटने का मतलब ही है कि बंदा सारा दिन और रात गए तक जब मसरूफ होगा तो फिर बच्चों को कैसे तरबियत देगा। बिल्कुल। अच्छा, शिराज बहुत देर से खामोश बैठे हैं। शिराज, घर की सौदा स्लिप के लाने की बात हो रही है, स्टार्टिंग में मैंने बोला था खामोश बैठना एक्सपीरियंस, क्योंकि ये अभी इसमें बच्चों के बारे में कर नहीं सकते क्योंकि अभी तो ये तो घर का सौदा सलफ वगैरह लेकर आते हैं। बचपन में काफी लाए मगर जब से ऑनलाइन डिलीवरीज अब नहीं आते अनफॉर्चुनेटली ऑफिस से टाइम ही कब मिलता है कि कामों में पड़े, बिजी लाइफ हो गई। मगर देखें आज हम ईद उल अज़हा का प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं। ईद उल अज़हा का मौका ये है कुर्बान करना। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुर्बान अपने अल्लाह की रज़ा के लिए अपने बेटे को कुर्बान किया, तो आज हम अपने मुल्क के लिए अपनी अन्ना को कुर्बान नहीं कर सकते। सबसे इम्पोर्टेंट ये सर ने बात करी, माशरे में ये हो रहा है, माशरे में महंगाई हो रही है, अगर हम सबसे पहले अपनी ज़ात को बेहतर बनाने की कोशिश करें, मैं करें कि मैं फैसला करूं कि आज शिराज ये करेगा। और जहाँ तक बात बच्चों की बात है, चेक एंड बैलेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे माशरे में जो रुझान बढ़ता जा रहा है, अभी आपने देखा कि वीट ड्रग्स में लोग मुब्तला होते जा रहे हैं, डिप्रेशन, इसलिए कम्युनिकेशन गैप काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो हमने इसको ख़त्म करना है, माशरे को बेहतर बनाना है ताकि हमारे आने वाले नस्लें बेहतरी की तरफ जा सके। बिल्कुल। अच्छा, प्रोग्राम में भी वक्त हो गया एक शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बातचीत के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, मेट्रो 1 न्यूज़ की इस खुसूसी ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। मेहमानों से बातचीत का सिलसिला जारी है। शराज से मैं बात कर रही थी सौदा सलफ लाने के हवाले से, तो आपने तो कह दिया कि नहीं लाऊंगा, लेकिन अच्छा चले वो तो आपके पास टाइम है कि इतना तो टाइम होता होगा कि कभी कुकिंग के लिए टाइम निकाल लें, कभी अम्मी की बहन की हेल्प कर दें। बहन मेरी वैसे कोई है नहीं, मगर कुकिंग मैं कर लेता हूँ, ये मेरा एक अच्छी बात ये है। तो क्या अच्छा पका लेते हैं? मैं फ्राई कर लेता हूँ, चिकन फ्राई करनी है, शमी कबाब फ्राई करनी है, इस तरह की चीजें। ये तो हम रोज़ ला के फ्रिज में रख आज के दौर में ये भी आजकल ये भी नहीं, चले ये भी कर लेते हैं, ये भी कर ले, चाय में बहुत अच्छी बना लेता हूँ। अपने लिए कर लेते होंगे ना, ये बड़ी अच्छी बात है, बच्चे अपने लिए भी कर लें तो बहुत है। हाँ, बहुत है। अगर घर में कोई नहीं है तो ये नहीं कि जनाब बैठे हुए आएंगे घर वाले बनाएंगे देंगे, तो ये नहीं, ये बड़ी अच्छी बात है, ये अपने लिए बच्चा खुद कर ये तो ठीक है कि भूखे नहीं रह सकते। सर आपने बताया नहीं आप क्या अच्छा पका लेते हैं? नहीं, मुझे तो माशाल्लाह काफ़ी कुकिंग आती है। मैं लंदन में मास्टर कर रहा था तो मेरा दोस्त शेफ ग्रेजुएशन दे रहा था, उसने मुझे काफ़ी खाना सिखाया। और फिर हमारी वालदा ने भी हमें कोशिश की, तो जैसे मैडम ने कहा कि मेरी वालदा ने हर चीज़ सिखाई कि कभी हुरूर तकब्बुर नहीं लाना, तो मैं कपड़े भी वॉश खुद कर लेता हूँ। देखिए, हम खुद हर चीज़ आनी चाहिए। मैं जूते भी आज खुद पॉलिश करता हूँ, ठीक है। और खाना भी आप जो भी मुझसे कहें कि हिंदुस्तानी डिश हो, चाइनीज़ हो, काफ़ी मुझे हर माशाल्लाह हर डिश आती है, सीख लें कुछ। यानी कि मैं मुझे जो हमारी अपना अलीगढ़ से ताल्लुक है, तो ना क्या कहते हैं, नरगिसी कोफ्ते, आप हिंदुस्तानी जो डिश कहेंगी जो हमारी फत है जी, और उसके बाद कोफ्तों की दावत खाने कोफ्ते बना और हर चीज़, और जो है ना मैं अपनी बहनों को भी खाना बना के देता हूँ। सही। जब टाइम निकालता हूँ मैं अपने कपड़े खुद इस्त्री करता हूँ। टफ कंपटीशन है, यानी कपड़े देखिए आजकल तो ये ना मशीनें बिल्ट इन है, खुद देती है। उसके बाद एक आपने हवा लगी 5 मिनट, उसके बाद मैं तो अपना अक्सर जो है ना शाम में कपड़े डाले, रात इस्त्री की, और अगले दिन के लिए हमने 2-3 सूट कर दिए, यानी हफ्ते के पूरे, कभी 2-2 करके भी करते हैं तो पूरा हफ्ते वीकेंड के हमने कर लिए। देखिए वजह ये ना कि ये चीज़ें जब तक हम नहीं करेंगे, मैं क्यों आपसे कह रहा हूँ कि हम महंगाई का तो जब रोना रोते ना, मैं जाके बड़े ड्राई क्लीनर को दूं आवारी टावर में या मोमिन पिक में 1000 रुपये सूट की धुलाई, तो मुझे तो महंगाई लगेगी ना। अगर मैं अब 1 लाख रुपए में अपने वॉशिंग के दूं महीने के और बड़े रेस्टोरेंट के दूं तो मुझे तो महंगाई लगेगी। अल्लाह का शुक्र है मेरा बड़ा बिजनेस है, मेरा नो लिमिट मेरी फर्म है, मगर मैं यही कह रहा हूँ कि अब आप इस मुल्क को ऑन करने का टाइम है, मुल्क के लिए देने का टाइम है। सब कुछ होते हुए भी सादगी। देखिए मैं आप इस चीज़ को पर्सनलाइज सोचें कि हम क्यों ऐसी बात करते हैं मुल्क के लिए। ये मुल्क सबसे अजीज़ है, इस मुल्क ने जो हमें दिया, और ये मुल्क वो मुल्क है, मैं कह रहा हूँ दुनिया घूम लें, हमारे पास कौन सी ऐसी चीज़ है जो सब्जी हम उगाते हैं
हर चीज़ हमारी अपनी है। तो अब मुल्क को देने का टाइम है, हम आपस में दोस्तों को हम यही कहते हैं कि आओ बढ़ो, आगे बढ़ो। अब मुल्क के लिए क्या हम दे सकते हैं? आप भी पहले खुद सेल्फ सोचें कि हमने मुल्क को क्या दिया है। हमने मुल्क से लिया तो बहुत कुछ है कि हमने मुल्क से लिया तो बहुत कुछ लिया, हमने मुल्क के लिए क्या किया है, ये चीज़ सोचें। देखिए पूरी दुनिया में जाएं, क्या अफगानिस्तान के अंदर भी लोग हैं कि अपने मुल्क की बुराई करते हैं? क्या लंदन के अंदर कोई करता है? कोई मुझे एक दुनिया की एग्जाम्पल बताएं, कोई भी मुल्क करता है? आज हमारे नौजवानों को क्या हो गया, सोशल मीडिया का जो जहन उनके ऊपर भरा हुआ है। सोचिए, इस मुल्क ने आपको पैदा किया, इस मुल्क ने नाम दिया है, क्यों ये माइंडसेट आपके जहन में किसने भरा है? आप सोचें इस बात को कि आए मुल्क के लिए कुर्बानी दें और इस मुल्क के लिए हिस्सा डालें। बिल्कुल। अच्छा, यही सवाल मैं मैडम से भी करना चाहूँगी कि आप खुद तो कुकिंग करती होंगी, तो कभी ऐसा होता है कि सर से कहा हो कि आज तुम पका के खिलाओ या आप मुझे कुछ अच्छा पका के खिलाएं, कभी फरमाइश करती हैं? क्योंकि देखिए शौहर हज़रात तो करते हैं अपनी बेगमात से ना, तो आप करती हैं कभी कुछ? नहीं, मैं अक्सर ये होता है कि चाय बना के दे दें, क्योंकि मुझे पता है उन्हें चाय ही आती है। चाय बना सकते। हाँ, क्योंकि देख किचन जब तहस नहस हो जाएगा, उनको जाने का इजाजत दे दी, वो भी तो हमने ही देखना है ना कि क्या चीज बर्बाद हुई और क्या चीज बची। इसलिए ये रिस्क नहीं लेती, बिल्कुल नहीं करती। चाय बना दें, चाय दे दें। उसके बाद वो चाय के लिए भी तो 6-7 चीजें वो खराब कर देते हैं, फिर वो हमें ही समेटनी होती हैं। खैर सर, आप करते हैं कुकिंग? क्या अच्छा बना लेते हैं? मैं कुकिंग तो नहीं, खैर, क्योंकि जाहिर सी बात है जब बेगम बहुत अच्छा बना लेती है तो मैं बनाऊंगा तो कभी इत्तेफाक भी नहीं हुआ? नहीं, अभी जैसे आमिर भाई ने कहा था कि एजुकेशन के लिए लंदन में, तो दियार गैर में जितने भी लोग रहते हैं वो, क्योंकि ना तो वहाँ बहन होती है, ना वालदा होती है, ना और कोई होता है, तो वो सब खुद ही करना होता है। क्योंकि मैंने भी थोड़ा टाइम गुजारा है, लेकिन इत्तेफाक ये कि मेरे साथ जो मेरा रूममेट था उसे खाना बनाने का बहुत शौक था, तो वो मुझे बनाने ही नहीं देता था, वरना हो सकता आमिर भाई की तरह मैं भी कुछ चीजें बना लेता। लेकिन हाँ, ये कि चाय वाय छोटी मोटी चीजें जैसे अभी इन्होंने कहा तो वो कर लेते हैं, कि वो शुरू से आदत है, चाय के शौकीन थे। अब जाहिर से वालदा भी थी शौकीन, हम भी शौकीन थे, तो वो जब से सीखा तो अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह चाय अगर आप पियेंगे तो आपको कोयटा वाला मजा आएगा, जो कोयटा की चाय में अक्सर होता है ना। कभी इंशाल्लाह अगर मौका मिला तो दो ऑफर आ गई, सही है। हमने बिल्कुल ये ट्राई करना चाहिए। और देखें मर्द हजरात हों अगर घर में, ये तो हमारी हुजूर की सुन्नत भी है कि अपनी बेगमात का हाथ बटाएं, या छोटे मोटे काम आप खुद भी कर लें, तो इसमें कोई ऐब नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ कुछ जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, तो वहाँ पे कुछ मर्द हजरात, एक बात है, एक ऐड कर रहा हूँ, देखिए ये कहाँ लिखा हुआ है, ये देखिए अब हम जो बात करते हैं, मैं आपकी बात करता हूँ, देखिए कहाँ है क्या एक खवातीन के ऊपर ही सारा लोड डाल रहे हैं। बिल्कुल वही मैं बात कर रही हूँ, ये हमारे इस्लाम में भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल वही। अगर आप दीन की तालीमात उठाते हैं, अगर दीन से सीखते हैं, थोड़ी है कि आपने एक को बलि का बकरा बना लिया कि बच्चे भी वो संभालेगी और आपका सारा घर का भी सारा। देखिए ये क्यों है कि जब आप जूते पॉलिश करेंगे ना, आपके अंदर गुरूर टूटेगा आपका। सही, ये थोड़ी नौकर को उठा के देखिए, आपको ये चीज, ये इस तकब्बुरी से बाहर निकलना है। अच्छा, जैसे अभी आमिर भाई ने कहा, जैसे आपने कहा, और अक्सर हम ख़वातीन हमारी मिसालें देती हैं, यूरोप में देखे थे जो वहाँ भी मर्द काम करते हैं, तो हमारी जो सिस्टम में बिगाड़ है उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ मासियाँ बहुत हो गई हमारे घरों में। और आप देखें उसी वजह से पहले इलाकों में जिम वगैरह और एक्सरसाइज क्लब नहीं होते थे, लोग ज़्यादा से वॉक कर लेते थे, यही एक्सरसाइज होती थी। लेकिन अब मासियों की वजह से अक्सर बेशतर आप देखें कि ख़वातीन कि किसी के सर में दर्द होता है, किसी के कमर में दर्द हो रहा है कभी, लेकिन जो ख़वातीन घर में काम काज करती हैं वो इन चीज़ों से महफूज रहती हैं, क्योंकि ये भी एक एक्सरसाइज होती है। और ये हमने देखा कि जाहिर सी बात है, हमारी वालिद वालदा चचा ताया ताई वो एक लंबी उम्र तक उन्हें कोई बीमारियां नहीं हुई, तो उसकी वजह यही थी कि वो जिम में एक्सरसाइज नहीं करते थे, घर में करते थे, और उससे ये होता था कि बचत भी होती थी। अच्छा, अब आप यूरोप वगैरह साइड पे देखें, वहाँ तो मासियाँ बहुत महंगी है, इसलिए अफोर्ड ही नहीं कर सकते, तो इसलिए मर्द क्योंकि जाहिर सी बात है बच्चों को भी देखना है, फिर वो जॉब भी करती हैं वो ख़वातीन, हमारे यहाँ तो हाउस वाइफ होती है। तो मेरी कुछ लोगों से जापानी से बात हुई, तो उन्होंने कहा हमारा सबसे अच्छा बेहतर ये कि हम तो यहाँ पे सुबह उठते हैं, बच्चों को तैयार करते हैं, फिर जॉबों पे जाते हैं, फिर आगे काम करते हैं। आपके यहाँ सबसे अच्छा ये है कि आपकी हाउस वाइफ होती है, ना उसे जॉब करना है ना कुछ करना है, तो इसलिए भी हमें वो जो हाउस वाइफ वाला कल्चर है वो पसंद है। और बहुत सारे दोस्तों को शायद उन्होंने पसंद भी इसीलिए किया कि इनका स्टडी करके, और वो किया। और आज वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मुख्तलिफ शहरों में, लाहौर में, गुजरांवाला में, कराची में बहुत सारी ख़वातीन हैं जो बैरून मुल्क से आई हैं और बहुत अच्छी तरीके से रह रही हैं। तो ये हमारा कल्चर बहुत अच्छा है, बहुत। लेकिन हमने देखा देखी में दूसरों की कि जनाब वो जैसे अभी आपने कहा कि गाड़ी है तो हमारे पास गाड़ी, अच्छा इससे बीमारियां पैदा होती है। जब आप किसी की एक वो करते हैं, बराबरी करने की कोशिश करते हैं कि बराबरी हो नहीं सकती, हर आदमी
मुख्तलिफ दर्जे में आता है, कोई मिडिल क्लास में आता है, कोई लोअर क्लास में आता है, कोई हाई क्लास में आता है। तो बजाय बराबरी करने के जो है अल्लाह का शुक्र अदा करें और उसमें खुश रहने की कोशिश करें, तो फिर आपकी उम्र भी होगी और आपको बीमारियां भी नहीं होंगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो अगर हम आगे मैसेज दें जो हमारे नौजवान बच्चे हैं जो हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अब ये हमारा फर्ज है, हमने वो सब चीज़ें से दौर से गुजर के अब हमें अपने आने वाली जनरेशन को मैसेज देना है और वही हमारे लिए अहम है। ठीक। अच्छा, साथ ही साथ आजकल सोशल मीडिया का दौर है, आपको जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कुर्बानी के हवाले से कि कुर्बानी एक तो हमारा फरीज़ा है, ज़ाहिर है हमने अदा करना है, लेकिन आजकल शो ऑफ बहुत ज़्यादा लोगों ने करना शुरू कर दिया है कि अगर कोई जानवर ख़रीद के ला रहे हैं तो उसकी वीडियोस बना के अपलोड करनी है और वो धूम धड़क का एक अजीब ही उन्होंने एक ट्रेंड निकाल दिया है कि जी वो बैंड बाजा बारात के साथ पूरा एक जानवर। तो मैं ये चाहूँगी कि आप थोड़ा सा इसमें बताएं कि इस कल्चर को क्या वाकई सपोर्ट करना चाहिए या ये कल्चर बिल्कुल ही आउट ऑफ द वे जा रहा है जो कि हमारी इस्लामी तालीमात के हिसाब से नहीं है? देखिए, हमारे इस्लाम में तो शो ऑफ है ही नहीं। बिल्कुल। कुर्बानी का मकसद है नियत से कुर्बान करना और अपनी अच्छी और अजीज चीज को कुर्बान करना, सुन्नत इब्राहिमी है। मगर हम इस चीज से दूर हो गए। एक स्ट्रीट है, उसके अंदर अगर 10 लाख का जानवर आया है तो दूसरा जो उसका हमसाया है वो कहेगा मैं तो 15-20 लाख का लेके आऊंगा। तो कुर्बानी कंपटीशन नहीं है। आपकी इस्तिताअत अगर 50,000 के बकरे की है ना, तो मैं कहती हूँ वो 50,000 का बकरा या फिर 50 लाख की गाय ये कीमत से कबूल नहीं होगी, ये नियत से कबूल होगी। और वो तब कबूल होगी तब वो कुर्बान करके आपने मुस्तहक लोगों तक वो कुर्बानी का गोश्त पहुंचाया। क्योंकि मैं ये देखती हूँ और मैं ऐसे घरों को भी जानती हूँ जहां पर पूरे साल लोग गोश्त नहीं खाते, इंतजार करते हैं कि कब ईद कुर्बान आए और उनके बच्चे और उनको गोश्त नसीब हो। तो मैं आपके चैनल के तवज्जुह से यही कहूंगी कि खुदारा अपनी कुर्बानी को कबूल करवाने के लिए रब की बारगाह में उन मुस्तहक लोगों का सोचें कि जो पूरे पूरे साल गोश्त की शक्ल भी नहीं देखते। हम ये करते हैं कि हम उस अजीज के रान जाएगी, उस अजीज के वहां जाएगी। बिजनेस कंपटीशन में ये होता है कि वहां ये जाना है, वहां ये जाना है, लाइन से बकरे ज़िबा हुए और रैप होके गोश्त जो है ना वो चला गया। ये आप बिजनेस कर रहे हैं, ये आप कुर्बानी नहीं कर रहे। मेरा ये असूल है, कुर्बानी हुई उस घर में कुर्बानी, मेरे भाइयों के घर, मेरी बहनों के घर कुर्बानी होती, मैं उनके गोश्त नहीं बेचती। और कभी कभी कुछ नाराजगी भी जाती है रिश्तेदारों में कि ये गोश्त नहीं भिजवाया, हमें उस ने गोश्त नहीं भिजवाया। तो एक सिंपल सी बात है कि जहाँ कुर्बानी हुई ऑलरेडी वहाँ गोश्त मिला, गोश्त है मौजूद है। जिस घर में नहीं हुई वहाँ आपका फर्ज बनता है। तो यही मैं कहूंगी कि जिन घरों में अगर ये ट्रेंड है तो आज से आप ये सोच लें कि कुर्बानी कबूल होनी है आपकी, तब आपका वो गोश्त किसी मुस्तहक के घर जाएगा। क्योंकि ना ही कहते ना कि ना ही गोश्त, ना ही खून, ना ही खाल, कुछ नहीं पहुंचता। आपकी नियत और आपकी नियत पे दारोमदार जो कुर्बान करने वाला जानवर है, जो जिस नियत से कुर्बान किया गया वो पहुंचेगा। तो खुदारा इस चीज का ख्याल रखें और अनाड़ी कसाई मत लेके आए। बिल्कुल। नहीं, देखिए वो जानवर को तकलीफ देते हैं, वो तकबीर नहीं पढ़ते। नहीं, कितने आप यकीन करें भाई, मैं देखा है कि वो ज़िबा करने के बाद वो जानवर जो है काफी देर तक जो है ना वो उसमें जान रहती है। और वो इतना गुनाह है, आप जरा इस्लामिक बुक्स उठा के पढ़ें, उसमें तो आपकी जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम किसी प्रोफेशनल कसाई को लेके आए, अनाड़ी को ना लेके आए। उस जानवर की जब तक जान नहीं निकलती वो तड़पता है। अच्छा, इसमें अभी उस पर तकबीर भी नहीं पढ़ते, आप यकीन करें, किबला रुख मुंह नहीं करते। तो खुदारा अगर आप कसाई बन भी रहे तो प्रोफेशनली इस्लामी तरीके से जो है ना ज़िबा करने का तरीका जाने, वरना ये बहुत बड़ा गुनाह है। क्योंकि अगर सही कुर्बानी, सही छुरी नहीं फैलती है, अभी पिछले तो सोशल मीडिया में सब आता है तो वो खून पूरी तरह निकलता नहीं है और वो फिर गोश्त में रहता है और उस खून को निकलना बहुत जरूरी है। खून में आप बकरे वगैरह लटका दें वो जो है ना तो कितना तकलीफ का है वो मरना। अब जाहिर सी बात है, हमने तो हर चीज को प्रोफेशनल उसमें ले, अब नाई जो है वो भी कसाई बन जाते हैं। सब चीजें क्यों हो रही है उसकी वजह देखें, कतर के अंदर जो कुर्बानी होती है, हम सबके अजीज रहने के कतर में आप जानवर घर पे ला सकते हैं? नहीं। हमने हर चीज का नाजायज फायदा उठा लिया। अब जो हम कहते हैं ना, हर बंदा ना कानून को मानता है, ना कोई अमल करने के लिए तैयार है। ये सोशल मीडिया की वीडियो बना रहे हैं, ये तजलील या ये कुर्बानी हमें ये आप ये सुन्नत इब्राहिम है कि हम उस पर चल रहे हैं। आप बताएं, पूरी दुनिया में जानवर घर ला सकते हैं? कतर, सऊदी अरब, दुबई में ला सकते हैं हम जगह। तो आप इससे अंदाजा लगा हम हमारी नाजायजियत देखिए, हम कितना गलियां बंद फेंक देते हैं और फिर कहते हैं गवर्नमेंट में कर रही है। आप खुद देखें क्या हो रहा है, पूरी पूरी गलियां बंद की खुला कर देनी है। ये कुर्बानी, आप अपनी कुर्बानी के लिए 100 लोगों को तकलीफ दे रहे हैं। पूरी गलियां बंद, रास्ते बंद करे हुए थे।
ये क्या मकसद, कोई हम किस तरह बढ़ रहे हैं? रास्तों को तो छोड़ें आप भाई, रास्तों को तो छोड़ें। जब कुर्बानी हो जाती है ना तो अलाइशे जो है बॉक्सेस बने हुए हैं, आप जाएं कूड़ेदान डालें, नहीं उसको शॉपर में रैप अप कर लें, कुछ तो करें। नहीं कुर्बानी करके दरवाजे से बाहर बाहर कुछ भी हो, आपका घर साफ होना चाहिए, ये गलत है। देखिए हम हर चीज में तो गवर्नमेंट को टारगेट करते हैं, तो हम टाउनों को टारगेट करेंगे, हमारी अपनी जिम्मेदारियां क्या हैं? जो मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि हर चीज हम गवर्नमेंट पर तो डाल रहे हैं, तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी? बाकी आप गंद गोबर भी गटरों में डाल रहे हैं, आप सोचे ना सीवरेज भर जाएगा, अभी गलियां भरी हुई होंगी, भरना शुरू हो गई। अब मैं कह रहा हूँ कि हम कब जाके सीधे होंगे, कब हम इस शहर को सबको मिलकर करना पड़ेगा, सबको मिलकर करना पड़ेगा। मैं अभी आमिर भाई की बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने, सही है, लेकिन इसके लिए देखें आप दुनिया भर में जाएं तो जो कानून बनते हैं तो वो पहले इम्प्लीमेंटेशन होता है जो वजीर और मुशीर पे होता है, आवाम पे। लेकिन हमारे यहाँ मसला ये है कि वजीर और मुशीर उस कानून पे बड़े जिम्मा होते हैं। मैंने कौन सा वजीर और मुशीर जो है वो भाई फेंक रहा है गंदगी रोड पे, ऐसा तो नहीं है, सादे तरीके की बात ऐसा नहीं है। वक्त बहुत कम रह गया, बस मैं एक लास्ट कमेंट लेना चाहूंगी सर, ईद उल अज़हा के हवाले से क्या पैगाम देना? देखिए मैं आज के हवाले से पैगाम देना चाहता हूँ कि देखिए ये ईद उल अज़हा जो है मई के महीने में आई है, और ये वो मई है जिसमें आपके पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने वो इज़्ज़त दी। तो मैं आज सब अपने भाइयों को, दोस्तों को कहता हूँ, छोड़ दें सोशल मीडिया को, आए अपने मुल्क के साथ खड़े हों। ये मुल्क वो मुल्क है जो दुनिया का अजीम तरीन मुल्क है, और इंशाअल्लाह ताला वतन अजीज़ और पाकिस्तान एक अजीम मुल्क बनने जा रहा है। आए अपने मुल्क के साथ खड़े हों, और जो आपसे अपने मुल्क की नहीं हो सकता है, अच्छाई के लिए हिस्सा डालें मुल्क। शिराज एक लास्टली यही, अपने मुल्क को ओन करें, अपने शहर को ओन करें, आसपास सफाई सुथराई का ख्याल रखें, आप अपनी जात से अपना बेहतरीन करें, आप कोशिश करें, अल्लाह कामयाबी दे। मैम एक आखिरी कमेंट लेना चाहूंगी ईद उल अज़हा। मैं यही कहूंगी कि सफाई निफ्स ईमान है, अपने इर्द गिर्द सफाई का ख्याल रखें, और आपके चैनल के तवस्सुस से सारी मुस्लिम उम्मा को बहुत ईद मुबारक। मेरे उन सरहदों पे खड़े हुए फौजी भाइयों को ईद मुबारक, जो अपने फैमिली से दूर है वहाँ ईद मना रहे हैं, उनको बहुत ईद मुबारक। सब अपना ख्याल रखें। और सर आप देखिए, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे, और हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। और मुल्क के लिए तो तकरीबन सारी पूरी आवाम जो है वो मुखलिस है, और हर अच्छे बुरे वक्त पे आवाम खड़ी होती है, आवाम भी खड़ी होती है, चाहे वो बैरून पाकिस्तानी अंदरून उन्हें भी, क्योंकि ये मुल्क हमारा घर है। तो जाहिर सी बात है, अगर किसी के घर में कोई आँच आती है तो वो घर, पूरा घर उसके साथ खड़ा होता है, कोई एक दो आदमी नहीं होते। लेकिन ये कि वही कि मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे, कि अगर आप सबको मोहब्बत बांटेंगे तो आपको मोहब्बत मिलेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप चारों का, आपने टाइम निकाला। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये ईद उल अज़हा हमें हमारी कुर्बानी का जो असल मकसद है वो याद दिलाएगी। इंशाअल्लाह ताला फिर आपसे मुलाकात होगी। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।